हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल और सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो इनमें जजेस कौन होते हैं, कंपोजिशन क्या होती है, इनकी पावरें क्या होती हैं, ये कैसे कैसे फंक्शन करती है, ये सारी चीजें अब हम पढ़ेंगे। जो फंक्शनिंग का वाला पार्ट है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सर जस्टिस देने का जो प्रोग्राम है, जो न्याय देने की जो प्रक्रिया है, उसमें जुडिशियल रिव्यू सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हम डे जीरो से बोलते आए हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट जो है, जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, रिव्यू कर सकती है, कैसे कर सकती है वो पूरा समझेंगे इसमें। फिर जुडिशियल रिव्यू का एक एंगल बनता है जिसको हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। अब जुडिशियल एक्टिविज्म होगा, एक्टिविज्म के आगे एक और चीज आगे निकल के आती है, वो है ओवररीच। ये क्या होती है सर? ये भी चीज एक और होती है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जुडिशरी जब ज्यादा ही एक्शन ले ले, ज्यादा ही काम कर दे एक्स्ट्रा, तो हम उसको कहते हैं ओवररीच हो गया। इसके बाद आता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि जुडिशरी जब काम नहीं बोलती है कि ये हमारे हिस्से का नहीं है, या तो यानी ये काम जो है ये पार्लियामेंट का है, ये एग्जीक्यूटिव का है, जो भी है। ठीक है, अब इसको काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? एक बहुत बढ़िया औजार है जिसे हम कहते हैं PIL, जनहित याचिका। तो ये है तीन टॉपिक जो हमें इस क्लास में पढ़ने हैं, दैट इज जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, एक्टिविज्म के अंदर ओवररीच और हमारा रिस्ट्रेंट, और हमारा साथ में PIL। ठीक है, करते कहानी शुरू अपनी, मजा आएगा। अब इसमें कुछ नहीं है, इस चैप्टर में जो भी आपके क्वेश्चन डाउट हो पूरे आप पूछ लेना बेटा। टेलीग्राम पे आप चाहो तो पूछ सकते हो, पर लेकिन क्वेश्चन आने नहीं चाहिए, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, इट इज ऑल अबाउट लॉजिक। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। नाउ इतने हमें पता है कि सर हमारा संविधान है। अब ये संविधान क्या करता है? पार्लियामेंट को यानी देश के लेजिस्लेचर को ये पावर देता है कि आप क्या कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट ला सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप कानून बना सकते हो। कानून बनाती है हमारी लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट की हमारी सरकारें भी, ये भी कानून बनाती हैं। मुद्दों के ऊपर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करती हैं, करा लो इनसे। लेकिन इन सब के दौरान अगर कोई चीज गलत हो जाए, कोई चीज इलीगल हो जाए, कोई चीज हेस्टी हो जाए, कोई चीज जल्दबाजी से हो जाए, उसका सॉल्यूशन कहां है? या कोई चीज अगर संविधान के प्रोविजन के अगेंस्ट जा रही है, हाउ डू यू सॉल्व इट? हु विल कीप द चेक? इस पे कौन चेक रखेगा? तो द ओनली ऑर्गन जो चेक रख सकता है वो है हमारी और हमारी जुडिशरी। वो जुडिशरी कर सकती है। यानी जुडिशरी कैसे करेगी ये काम? अपने आप से करेगी, सपना आएगा? नहीं, जुडिशरी ये काम करती है जब हमारे पास संविधान के द्वारा पावर दी जाती है। और पावर किस माध्यम से दी जाती है? पावर माध्यम से दी जाती है। ये सारे एग्जाम्पल हैं ये आर्टिकल्स के। ये आर्टिकल जो संविधान में लिखे हुए हैं, ये दर्शाते हैं कि भले ही जुडिशियल रिव्यू वर्ड नहीं लिखा हो, भले ही संविधान में नहीं लिखा है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ हमारा संविधान। मतलब क्या है इसमें हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी सेंट्रल या स्टेट सरकार का कोई भी लाया गया हुआ कानून, कोई कानून इनैक्टमेंट यानी कानून लाया गया हुआ, और एग्जीक्यूटिव का कोई एक्शन, कोई ऑर्डर, ये है काम कानून बनाने का, ये है काम कानून पालन करवाने का। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अलग होता है, ये होता है एनैक्टमेंट। दैट मींस ये क्या है सर? ये है कानून फॉर्मुलेशन, कानून को पैदा करना। ठीक है, लॉ बनाना, एक्ट बनाना। अब ये वाला जो एक्ट, ये वाला जो एक्शन है, ये होता है इंप्लीमेंटेशन। तो इन दोनों कामों में अगर कुछ भी त्रुटि हो जाए, या संविधान से कोई छेड़छाड़ हो जाए, या संविधान के किसी प्रोविजन का कुछ इसमें जो है कि इसमें उसकी छेड़खानी हो जाए, देन क्या होगा? उस कानून को या उस ऑर्डर को हम नल एंड वॉइड कर सकते हैं। कौन करेगी? जुडिशरी करेगी। संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन प्रोविजन के तहत दिखता है कि ये है। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इजाद किया है। सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू हमारा हिस्से का है, हम करेंगे। अगर जब जब कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी, प्रशासन नहीं सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगी, जो जो हमारी विधायिका होती है नहीं सुनेगी, देन कोर्ट सुनेगी, और कोर्ट न्याय देगी, कोर्ट इंसाफ देगी। कैसे इंसाफ देगी? ऐसे ऐसे बोल के इंसाफ देगी जैसे आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? ये कहता है कि एनी लॉ, कोई भी कानून जो संवैधानिक प्रावधानों के अगेंस्ट जाएगा, वो नल एंड वॉइड टकरा वो मारा जाएगा, वो नल एंड वॉइड ही बचेगा। मतलब उसका कोई और इलाज नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास पावर आ गई है। हमारे यहाँ कई सारे हमने आर्टिकल्स पढ़ते हुए हमें समझ में आया कि अच्छा, संविधान में पावर दी गई है। अपने आप से नहीं आई थी, हमने देखा अच्छा यूएस में है। तो यूएस में ये चीज आई थी, एक बहुत पुराना केस है, 200 साल पुराना केस ऑलमोस्ट। तो इस केस में हुआ था पहली बार जुडिशियल रिव्यू के बारे में। उस समय के अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के सीजे थे, चीफ जस्टिस थे। तो मार्बई वर्सेस मेडिसन केस हुआ था। इस केस में जॉन मार्शल सीजे जी ने बोला था कि जुडिशियल रिव्यू भैया हमारा है। यूएस में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ये क्या फॉलो करता है? जुडिशियल रिव्यू फॉलो करता है। ये हमारी इंडिया ने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो बहुत जरूरी थी, हमारे क्यों नहीं थी अब तक? तो संविधान में जब भले नहीं लिखी हो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा सॉरी, हमें चाहिए होगा ये, हमें इसके बिना हम काम नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है इज अ बेसिक फीचर ऑफ संविधान, और इस बेसिक फीचर को कोई छुएगा नहीं, कोई छेड़ेगा नहीं। हेंस दिस पावर कैन नॉट बी कर्टेल्ड और एक्सक्लूडेड बाय एनी एक्शन, बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तुम ये नहीं कर सकते संविधान में छेड़छाड़ कर दो और कह दो आर्टिकल 13 ही इलीगल है, नहीं, ये नहीं हो
सकता है। आर्टिकल 13 यही कहता है कि कोई भी कानून या कोई भी एक्शन अगर सरकार का ऐसा होगा, स्टेट का कोई सा भी होगा जो इलीगल है या जो या जो संवैधानिक प्रावधानों के अगर खिलाफ है, तो वो नहीं टिकेगा। बस बात खत्म हो गई इतनी सी, ठीक है। हमारे यहाँ पे जब केस आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केस हुए, उसके बाद जजेस ने भी अपने अपने कई सारी टिप्पणियां दी। तो उसमें हमारे जस्टिस थे जस्टिस एसएसएम कादरी जी। तो एसएसएम कादरी जी ने बताया कि देखो सुनो, जब भी जुडिशियल रिव्यू को पढ़ना, तो जुडिशियल रिव्यू को पढ़ने के लिए हम कुछ कुछ कैटेगरी बना लेंगे। क्या? संविधान में छेड़छाड़, अमेंडमेंट, ये है जो सीएए आते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद कुछ लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट के अपने अपने कुछ कुछ कानून होते हैं, ठीक है। यानी लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट यानी क्या हो गए? ये लॉ हो गए। और इसके अलावा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन मतलब कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड कानून, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अच्छा जी, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है? ऐसे केस में भी अगर कोई कानून बनाया जा रहा है लोकसभा राज्यसभा से या स्टेट की सरकारों द्वारा या स्टेट की विधानसभाओं द्वारा, देन दैट कानून हैज टू बी चेक्ड विद द कसौटी ऑफ ये हमारा संविधान। नाउ इसके बाद हमारे यूनियन और स्टेट के अथॉरिटीज यानी सरकार के जितने भी अंग होते हैं, कोई डिपार्टमेंट हो गया, कोई मिनिस्ट्री हो गई, कोई कुछ हो गया, अगर वो भी कोई एक्शन लेते हैं और वो एक्शन भी इलीगल दिखता है या प्राइमा फेसी दिखता है कि इसने संविधान के कुछ प्रावधानों की छेड़छाड़ की जो है वो कर अवमानना कर दी है या जो है ठेस पहुंची संविधान को, तो हम उसको जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको ऊपर उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की लाओ जरा दिखाओ जरा क्या किया ये, और उसके बाद बोलेगी ये गलत था, नहीं होने देंगे, नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो ऐसे कोई भी केस में जहां भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें संविधान को ही देखते हुए हम देखो हम इसको चेक करेंगे, हमने ऐसे लैंडमार्क मेजर केसेस देखे हैं, इंक्लूडिंग 2014 का एनजैक। क्या क्या केस हैं ये? गोलकनाथ केस 1967, 70 में हमारा बैंक नेशनलाइजेशन केस, फिर उसके बाद 71 में हमारा प्रिवी पर्सेस, फिर उसके बाद हमारा 73 में द ओजी केस, द ओपी केस, इसके बाद मिनर्वा मिल्स केस। तो इन केसेस में संविधान को बचाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी आर डूइंग दिस बिकॉज हम ही ट्रस्टेड हैं, बिकॉज वी आर द फाइनल इंटरप्रेटर, एंड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें संविधान को बचाना है थ्रू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट। चलो आगे चलो, हमने कहा अभी भी खत्म नहीं हो रही कहानी, ये जुडिशियल रिव्यू जो है ये तो कहानी और आगे जाएगी, अभी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा इसको लाए हम इसलिए हैं क्योंकि संविधान की सुप्रीमेसी बरकरार रहे, सो इसके ऊपर कोई कानून दूसरा हो ही नहीं सकता। कोई भी कानून किसी पार्लियामेंट का, किसी भी स्टेट की विधानसभा का कोई भी कानून हो, इट हैज टू बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ संविधान, इट हैज टू बी अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलो इसके बाद सेंटर और स्टेट के द्वारा लाए हुए अगर कुछ भी सोच विचार होती है, और उसमें अगर आपने अगर बचपन में झूला झूला होगा एक सीसॉ वाला, तो उसमें एक तरफ होता है एक बड़ा भैया, एक तरफ होता है छोटे छोटे भैया। तो अगर ये सारे के सारे स्टेट हैं, ये सब कुछ हैं, इधर सेंटर है, इधर ये स्टेट्स हैं, तो इनके बीच में क्यों अगर कोई पावर का शेयरिंग का दिक्कत हो जाए, इक्विलिब्रियम में दिक्कत आ जाए, फेडरल हमारे देश के संघवाद में दिक्कत आ जाए, देन वी हैव टू चेक क्या कि हमारा संविधान को बिगड़ तो नहीं रहा, या हमारे जो प्रावधान है फेडरलिज्म के वो चेंज तो नहीं हो रहे हैं, वो बैलेंस बरकरार रहे। इसके बाद हमारे देश के नागरिकों का फंडामेंटल राइट, यही तो बेसिक चीज है, ये तो पार्ट 3 में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 3 का जो ओपनिंग जो आर्टिकल है, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, वो यही कहता है कि पहले स्टेट क्या है, दूसरी बात स्टेट तो होता रहे, लेकिन हमें यह और बताओ कि स्टेट ने जो भी काम किया है वो इलीगल है कि लीगल है, हम उस पर चर्चा करेंगे। यानी कि आर्टिकल 13 हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा होगा, देन वी हैव टू चेक कि हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं हो। बस ये और भी केसेस थे, ऐसे कई सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसलिए सिग्निफिकेंस बता रहे हैं हम इसीलिए जानबूझ के कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू। किस किस केस में? सीजे, देखो हमारे सीजे कन्हैया जी वर्सेस हमारा स्टेट ऑफ मद्रास, फिर स्टेट ऑफ मद्रास का सेकंड केस और एक आ जाता है, ठीक है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस ये जो हमारे बीजी रोसी, ठीक है। तो ये सारे केस जस्टिस खन्ना जी हुए, ये अभी जो सीजेआई हैं ये उनके सीनियर हैं, ये उनके रिश्तेदार हैं, बड़े हैं, इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है ना। उसके बाद जस्टिस पीएन भागवती जी इन राजस्थान। तो ऐसे सारे हमारे जजेस हैं जिन जजेस ने काफी ज्यादा प्रोपाउंड किया है इस थ्योरी को कि भैया हमारे देश का जुडिशियल रिव्यू ऐसे बना है, इनके सिद्धांतों से, इनके प्रिंसिपल से, टिप्पणियों से बना है। नाउ लेट्स कम टू कि सर क्या है, समरी में बताओ। टोटल में यह है कि बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि सर क्योंकि हमारा संविधान सुप्रीम है, क्योंकि हमारे यहां कोई भी संविधान के नीचे कोई भी कानून कुछ भी आता रहे, इट हैज टू बी इन कॉन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, उसमें कोई छिड़खानी नहीं हो सकती। मतलब कोई कानून आता रहेगा वो संविधान के नीचे ही रहेगा, उसके ऊपर कुछ नहीं जाएगा। इट इज फॉर द जुडिशरी टू डिसाइड नाउ। अब ये फैसला करे कि भैया जुडिशरी तय करे, क्योंकि हम है फाइनल इंटरप्रेटर, ये भी आगे वर्ड आता रहेगा, अभी देखना। इसका मतलब क्या है कि संविधान की भाषा को पढ़ना, संविधान के अंतरात्मा को समझने का लास्ट जो सबसे बड़ा जो एक पायदान है वो क्या है? जुडिशरी।
जुडिशरी तय करेगी कि क्या है भैया, जो कानून आया है वो सही है कि नहीं है संविधान के प्रावधानों से। नाउ इसीलिए जुडिशियल रिव्यू किसको दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। अदरवाइज ये मतलब हमारी जुडिशरी को दिया गया, मतलब हो सकता है किसी और को दे देते, पार्लियामेंट को दे देते। ठीक है, अब हमारे यहाँ संविधान में जब ऐसा लिख दिया गया कि हाँ चलो आर्टिकल्स के माध्यम से दिख रहा है जुडिशियल रिव्यू है, भले जुडिशियल रिव्यू एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, इसका मतलब है कि ये स्पेशली तब सही है जब फंडामेंटल राइट्स हो, जो हमारे अभिन्न है, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है, बिकॉज ऑफ द वेरी रीजन दैट वी आर इंडियन सिटीजंस या ह्यूमन फर्स्ट। क्योंकि ह्यूमन है तो हमारे पास ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर इनएलिएनेबल, वो हमसे अलग नहीं हो सकते हैं। तो हम किसको जो हमारी जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है सुप्रीम कोर्ट को कि आप हो सेंटिनल ऑफ द केवी। ये क्या हुआ सर? ये कैसा वर्ड आया? ये वर्ड है, ये देखो, ये फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच। सेंटिनल मतलब समझ में आता है? सेंटिनल मतलब होता है जो रक्षा कर रहा हो, जो खड़ा हो, जो सामने खड़ा हो, और एकदम बिल्कुल ऐसे खड़ा होगे कि अगर उन तक जाना है तो मुझसे होके जाना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं कि तुम सेंटिनल हो। ठीक है, तो अब अगर सेंटिनल ऑफ द केवी मतलब किसके साथ खड़े हो? केवी मतलब होता है फ्रेंच में, एक्चुअली इसका रियल वर्ड है, देखो जो इसका रियल इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो होता है हुज साइड आर यू ऑन, ऐसा वाला। ठीक है, लेकिन सेंटिनल ऑफ द केवी मतलब होता है कि अब क्योंकि हम बीच में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी सामने खड़ी है, और कोई भी संविधान तक और हमारे देश के नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स तक जो भी जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से गुजर के जाना पड़ेगा, इनकी कसौटी से पास होकर जाना पड़ेगा। जब तक फंडामेंटल राइट है तब तक जुडिशियल रिव्यू रहेगा, जब तक रहेगा समोसे में आलू, बस। ठीक है, हम कभी नहीं भूलेंगे कि क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है, क्योंकि भैया हम इसको गारंटी मिली हुई है संविधान से कि ये रहेंगे हमेशा यहीं पे। संविधान क्योंकि एक सुप्रीम लेक्स है, लेक्स मतलब होता है यहाँ पे कानून, सुप्रीम लेक्स, सुप्रीम टेक्स्ट, सुप्रीम अपना टेक्स्ट, जो भी आप कह लो इसको, जो अपना लिटरेचर, परमानेंट लॉ ऑफ द लैंड है, और किसी और सरकार को इससे ऊपर जाने का हक नहीं है। इसका मतलब है हमारे कोर्ट को ही अल्टीमेट अधिकार मिला कि आप हो इंटरप्रेटर। किस चीज के? हमारे संविधान के। समझो, पढ़ो इसको और देखो कौन सा कानून गलत सही हो गया है। नाउ कोर्ट इज असाइंड द डेडिकेटेड टास्क कि आपको पढ़ना लिखना है, आपको समझना है कि कौन सी पावर सरकार के कौन से अंग को दी गई है, और सरकार के कौन से अंग को कौन सी पावर दी गई है। अगर वो लिमिटेड है तो कब तक लिमिटेड है? सरकार को एब्सोल्यूट पावर तो है नहीं, कुछ भी कर दो, नहीं। तो अगर वो पावर लिमिटेड है, कितनी है और कहां तक है, और वो लिमिटेड पावर जो है वो सरकार का वो अंग उसको ब्रीच ना कर दे, उसको किसी भी तरह उसको ट्रांसग्रेस ना कर दे, उस लिमिट को कभी भी उसके आगे ना चले जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब भी हमें कोई लॉ का वैलिडिटी चेक करवानी होगी, हम बोलेंगे कि भाई जज साहब प्लीज जरा इसको देखें कि इसको हम क्या करें, क्योंकि हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट है उसमें लिखा हुआ है अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है तो कौन उसका जिम्मेदार होगा बचाने का? हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट है ना, हमारी जुडिशरी। हमारे यहां अगर राइट्स का उल्लंघन हो रहा है और कोई रेमेडी नहीं है, फिर उसका क्या पॉइंट है, फिर उसका क्या मतलब रह गया है? ये है राइट्स अगर विदाउट रिट्स, मतलब राइट्स विदाउट रेमेडीज। ये क्या है? ये ऐसा है जैसे रिट इन वाटर, मतलब पानी पड़ी हुई सड़ गई है, गल गई है, ऐसी चीज को कहते हैं कि एकदम रिट जो है एकदम बेकार है, काहे रखी हुई जब काम ही नहीं आती। तो राइट्स विदाउट रेमेडीज का कोई मतलब ही नहीं है। एक कंट्रोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? अगर संविधान को कंट्रोल कर दिया गया तो क्या हो जाएगा? इट विल बिकम अनकंट्रोल्ड। क्योंकि एक बार आपने संविधान को अगर पकड़ लिया और संविधान को आपने मोल्ड करना शुरू कर दिया अपने अपने हिसाब से, और संविधान की अंतरात्मा को कैसे भी चाहो कुचल लो, तो इसका मतलब है कि आप वो संविधान के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, और वो जब सुप्रीम लॉ है तो फिर तो वो कुछ भी कर लेगा, क्योंकि आप उसमें कुछ भी चेंज कर दे रहे हो। सो ये चीज को चेक करना कि कौन सा कानून सही है कि नहीं है, ये जजेस का काम हो गया है। एक न्यूट्रल थर्ड बिल्कुल बिल्कुल पार्टी का काम होगा। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैव बीन इंटरेस्टेड विद दिस टास्क कि संभाल लेना भैया, ये आपके हाथ में दे रहे हैं हम। नाउ फाउंडिंग फादर्स ने ये तभी सोचा था कि जरूरी है जुडिशियल रिव्यू जैसा फंक्शन, भले हम लिख के नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर हमें इतना भरोसा है कि आगे चल के ये इसको इंटरप्रेट करते रहेंगे जैसे जैसे इन्हें लगता है, जैसे जैसे देखो इनको सही लगेगा समय समय पे। नाउ इट एडजस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू मीट न्यू कंडीशंस। जब जब समय गुजरे, अच्छा आए बुरा आए, तो ये उसको देखते चलते रहेंगे। ठीक है, हमारे संविधान के प्रोविजन कैसे कैसे होते हैं जिसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं लिखा हुआ लेकिन तब भी दिखता है। आर्टिकल 13 कि काम करके दिखाओ, आप कोई ऐसा काम करके दिखाओ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा हो, वो नहीं टिक पाएगा। आर्टिकल 32 हमारा, जहां दिक्कत हुई सीधे पहुंचो सुप्रीम कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए। आर्टिकल 131 जो कहता है कि कोई भी सेंटर स्टेट के रिलेशन में अगर झगड़ा हो गया आपस में, या कोई भी इंटर स्टेट कोई भी आपस में झगड़ा हो गया कोई दो स्टेटों के बीच में, तो कौन है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, किसके पास सीधे आ सकते हो आप? सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, 132 कहता है क्या कि एपेलेट जुरिसडिक्शन है हमारे पास, हाईएस्ट हम कोर्ट ऑफ अपील है हमारे पास संवैधानिक केसेस में, जो सबसे बड़ी अपील हम ही है, हमसे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, ओके। 133 कहता है एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन सिविल केसेस।
चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल केस हो, चाहे सिविल केस हो, चाहे क्रिमिनल केस हो, वी आर द लास्ट एंड द हाईएस्ट कोर्ट, हम ही हैं, हम तक ही आएगा फैसला, उसके आगे नहीं जाएगा। नाउ 134A ये आया, ये इसमें अगर अगर हाई कोर्ट से जब कोई केस ऊपर जा रहा होता है तो सर्टिफिकेट फॉर अपील चाहिए होती है। हाई कोर्ट की अपील के भाई वो उसमें हाई कोर्ट का उसमें अपील लेके आओ कि साहब ये जरूरी है कि नहीं है, लेके जाए सुप्रीम कोर्ट में, नहीं लेके जाए, 134A उसमें ऐड करके हमने डाला संविधान में। 135 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन में एक्सरसाइज कर सकता है ऑफ फेडरल कोर्ट अंडर एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। क्योंकि हमारे यहां पे आजादी के पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट का नाम क्या होने वाला था? फेडरल कोर्ट। तो हमने कहा फेडरल कोर्ट वाली जो पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास रहनी चाहिए प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉस के लिए। जो संविधान से आने से पहले जो भी कानून हुआ करते थे हमारे यहाँ, जो वाइसरॉय बना के रखते थे या ब्रिटिश पार्लियामेंट बना के रखती थी फॉर इंडिया, अगर उन कानूनों में कुछ भी समझना पड़ना होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस समय फेडरल कोर्ट का नाम से चल रहा था और फेडरल कोर्ट को पावर दी गई थी। तो हमने कहा ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट की वही पावर है जो फेडरल कोर्ट की होती है। नाउ 136 सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव, कहां की? तो किसके लिए? कोई भी फ्रॉम एनी कोर्ट, एनी ट्राइब्यूनल, कोई भी केस चल रहा हो कहीं भी देश भर में, वहां से अगर ऊपर बुलवाना हो केस को तो बुलवा लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट कहां? मिलिट्री ट्राइब्यूनल या कोर्ट मार्शल। आर्मी वाले कोर्ट के मटेरियल अलग रखो, वो अभी जरूरत नहीं है। 143 राष्ट्रपति को यानी सरकार को जब भी कोई ओपिनियन चाहिए होगी ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट, देखना पूरी चीज समझना, क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट, तब कौन जिम्मेदार होगा? तब आएंगे हमारे कौन? हमारे ओनली सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इन्हीं के बाद है भैया सारा इनके हाथ में। संविधान तो आ गया, ठीक है, संविधान से पहले अगर कोई मैटर फंसा हुआ है तो उसको कैसे डील करेंगे? हमारे आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स के पास भी पावर है क्या? डायरेक्शन देने के लिए या ऑर्डर देने के लिए या रिट जारी करने के लिए फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट और फॉर एनी अदर पर्पस। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिट जुरिस्डिक्शन है इट इज ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एफआरस, बस। हाई कोर्ट के पास क्या है? ओनली फॉर एनी अदर पर्पस ऑल्सो। तो हाई कोर्ट का हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन ज्यादा है। जो 227 है ये कहता है कि आपके पास भी सारी की सारी पावर है, आप चाहो तो अपने अपने एरिया में जितने भी आपके नीचे कोर्ट हैं, ट्राइब्यूनल है, जो भी हैं, आप अपने रिस्पेक्टिव टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में यू आर द बॉस, हाई कोर्ट इज द बॉस। एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट भाई आर्मी को अलग रखो, आर्मी वाले जितने मटेरियल होते हैं वो सेपरेट रहते हैं, ठीक है। अभी भी आगे चलो। 245 कहता है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ कोई भी कानून जो सरकार बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, या स्टेट्स या अपनी कोई स्टेट की विधानसभा बनाती है, तो उसका कानून का दायरा कहां तक है, किस क्षेत्र तक लगता है? 246 कहता है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, यानी 7th शेड्यूल में जो हमारे क्या लिखे हुए हैं, क्या तीन लिस्ट जो हमारी चमकती रहती है, हमारी यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें से किसके पास हक है किस टॉपिक पे क्या कानून बनाने का, उसको डिसाइड कौन करेगा फाइनली? अगर कोई दिक्कत हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 251 254 क्या कहता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ, तो ऐसे में सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स एंड स्टेट लॉ क्या होगा? मारा जाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में जहां भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, वहां पे ओनली और ओनली बड़े भाई चलेगी और छोटे भाई को बोला जाएगा चुप बैठो। 372 कहता है डील्स विद द कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, कि कौन से कानून संविधान के आने से पहले से जो चल रहे थे कौन से कौन चलने देंगे। संविधान तो आ गया, संविधान आने से क्या हुआ? हमने कहा ब्रिटिश की पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी की सुप्रीमेसी नहीं है इंडिया के ऊपर, गेट आउट। हमने कहा जरूरत नहीं है तुम्हारी। अब हम क्या है, लेकिन कुछ कुछ कानून हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एबॉलिशन ऑफ क्या? एबॉलिशन ऑफ, आगे पूरा लिखूं? यस बता दोगे? प्रिवी काउंसिल, एबॉलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल एक्ट, ठीक है। ये संविधान के आने से पहले ये एक्ट था, संविधान ने आते ही हमारे सारे एक्ट को निरस्त कर दिया, लेकिन 2 से 3 एक्ट को छोड़ दिया था। तो उसमें से एक एक्ट ये था। एक और एक्ट बताऊं कौन सा था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, है ना। ये भी एक एक एक्ट था। ये किसने बनाया था? ये भी ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बनाया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब क्या हुआ, हमारे हमारी संविधान सभा थी उसके पास इतनी पावर थी कि वो जो चाहे वो एक्ट को निरस्त कर दे, जीओआई 1935 को निरस्त कर दे, वो चाहे तो इसको भी निरस्त कर दे। सोचो, संविधान सभा जो पैदा हुई है बिकॉज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, उसको पावर दे दी गई है कि आप चाहो तो इस एक्ट को ही मत मानो। ये भी हो सकता है, आपका मन है, आपको लग रहा है ब्रिटिश सरकार जो है बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था ब्रिटिश सरकार के अंदर, तो आप इसको हटा दो, आपका मन है, हम ब्रिटिश वापस आपके ऊपर रूल करना शुरू कर देंगे। तो ये पावर दी गई थी, लेकिन हमने कहा ऐसा है, सुनो, ज्यादा मजाक की बात नहीं है, हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जितने भी हैं वो सारे हम हटा रहे हैं, लेकिन कायदे के लॉज रख रहे हैं। क्या क्या है ये? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट रह गया, एबॉलिशन प्रिवी काउंसिल एक्ट रह गया, बस हमने कहा ये ठीक है, अभी तक ये ठीक है, बाकी सारे के सारे हटाओ, उनको भगाओ। अब जुडिशियल रिव्यू कहां कहां तक लग पाता है, क्या क्या वजह पे लग सकता है, कब कब लगता है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जब किसी भी सरकार के किसी कामकाज की या कोई कानून की एक्शन और एक्शन का सोर्स
कानून बनाने की प्रक्रिया और कानून को पालन करवाने की प्रक्रिया कैन बी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ओनली ऑन 3 ग्राउंड्स। कब? या तो वो पार्ट 3 की हत्या कर रहा हो तो वो कानून की हत्या होगी फिर सीधी, या फिर वो आउटसाइड द कॉम्पिटेंस हो ऑफ द अथॉरिटी जिसने वो बनाया है वो कानून, ठीक है, या फिर वो किसी और संविधान के प्रोविजन के साथ छेड़खानी कर रहा हो। हमारे यहां बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों सर? क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है यूएस में जो आया था, जो हमने पीछे देखा, जो उस समय वहां के जो सीजे थे, चीफ जस्टिस जो उसके अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा जुडिशियल रिव्यू हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज है। तो हमने कहा हमारे यहाँ भी तो है। तो फिर बात हुई हमारे यहाँ बड़ी है कि उनके यहाँ बड़ी है। हमने कहा इनके यहाँ क्या होती थी यूएस में, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्या चेक करता था? ये सब कुछ चेक करता था कि कानून बनाना, कानून जो बना है, ये कानून क्या दिखाता है। जो भी कानून हमारे कांग्रेस ने, उनके वहां की कांग्रेस ने बनाया, जो हमारे पार्लियामेंट ने बनाया, ये लॉज को ये बोलेगा कोर्ट के पास हक है ये बोलने का कि जो कानून है वो वायलेटिव है कि नहीं, इस वजह से कि उसमें कोई सब्सटैंटिव ग्राउंड होना चाहिए ऑफ बीइंग अनलॉफुल। कानून आया, कानून को देखा गया, ये तो ये कानून है। फिर देखा संविधान ये है, हाँ, लेकिन ये जो है कानून ये बना तो है, लेकिन इसमें जो है सब्सटैंटिव तरीके से समझ में आ रहा है कि ना 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 इलीगल है, इलीगल है, बट ऑल्सो ऑन प्रोसीजरल ग्राउंड। भले ही कानून में त्रुटि नहीं दिख रही है, कानून सही दिख रहा है, संविधान के साथ भी दिख रहा है कि हाँ बढ़िया चीज है, सही सही था, संविधान ने चाहा था, कानून ऐसा बन गया। लेकिन अगर कानून बनाने की प्रक्रिया में कोई छेड़खानी हो गई हो तो क्या इसको निरस्त कर सकते हैं कि नहीं? तो संविधान, तो यूएस में दोनों चीज चेक होती है, यानी कि ये भी चेक होता है कि कानून में क्या गलती है और कानून बनने की प्रक्रिया में क्या गलती है। हमारे यहाँ पे जो हुआ है, हमारे यहाँ पे देखो भाई, देखो हमारे यहाँ पे क्या होता, देखो ये होता है फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। हमारे यहाँ पे कोर्ट्स वाइल डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी वो ये देखती है कि भैया हमारे यहाँ पे ये बता दो बहुत ज्यादा इसमें अगर दिक्कत है, तभी हम बोलेंगे कि ये कानून जो है गलत हो गया है। नाउ लॉ इज विद इन द पावर्स ऑफ अथॉरिटी कंसर्न और नॉट। हम भैया इसको नहीं देखते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, हमारी देखो इसने हमारी देखो अथॉरिटी ने सही बनाया कि नहीं बनाया है, प्रोसीजर सही से पास हुआ है तो ठीक है, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। चलो ये होता है हमारे यहाँ पे इंडिया वर्सेस यूएस। जब हम ये वाला देखते हैं, ये हमारा ये तो हमारे देश का है, ये है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, इसकी बिल्डिंग के ऊपर इनके यहाँ पे एक एंग्रेविंग लिखी हुई है, इस जगह पे, ये ऊपर पे यहां पता है लिखा हुआ है द ट्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द फर्मेस्ट पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस। समझ में आई बात? क्या लाइन है ये लाइन ऐसे में आ सकती है एज इट इज, ऐसे का टॉपिक बन सकता है ये। द ट्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज द फर्मेस्ट पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का अगर सच्चाई से हो जाए, अगर न्यायिक प्रक्रिया सही से हो जाए, तो उससे बढ़िया गुड गवर्नेंस का कोई मजबूत पिलर है ही नहीं, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट वो बहुत बड़ा होता है। वहां पे क्रिटिक्स बोलते हैं कि हमारी कांग्रेस का मतलब ही क्या रह गया है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वहां का वो थर्ड चैम्बर है, वो है सुपर लेजिस्लेचर। हम कुछ भी कानून बनाते रहे वो उठा के पलट देते हैं उसको, वो उसको सही करते हैं। हमने कहा इंडिया में यार, हमने कहा इतना तो भयंकर नहीं दे पाएंगे सुप्रीम कोर्ट को। हमारे यहाँ पे क्या है, सिंथेसिस है दोनों की। किस किस की? अमेरिका की और ब्रिटेन की भी, दोनों की। अमेरिका की क्या है? अमेरिका की जुडिशियल सुप्रीमेसी। ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, वेस्टमिंस्टर हाउस। ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपका जो इनका जो अपना वो है, इनका अपना लोकसभा राज्यसभा यहाँ जो बैठती है इनकी, अपना हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो और यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तो बॉस है। तो इन दोनों का हमारे मिक्स है। हमने कहा इतना दोनों का नहीं ले पाएंगे यार, देखो ऐसा नहीं करेंगे एक ही का ले लें दूसरे को छोड़ना ही। हमने कहा दोनों को लेते हैं हम दोनों, तब तक डेमोक्रेसी सामने दिख रही है, हमने कहा दोनों ले लेते, क्या बात है, क्या बढ़िया चीज है। चलो हमने कहा जब हम कर ही रहे हैं इसको तो एक बार समझ ही लेते हैं कैसे हो रहा है, क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू हमारे यहाँ पे आया कैसे है। तो जब हमें समझ में आया कि अच्छा, आजादी के बाद एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे सारे जितने नेताओं के सामने, वो ये थी कि लैंड रिफॉर्म्स कैसे लाएं। बड़े बड़े जमींदार, धन्ना सेठ, साहूकार, बड़े बड़े लोग, इनके पास 500 बीघा जमीनें हैं। सरकार कह रही है यार तुम लोग इतनी जमीन है, तुम 50 लोगों के पास, बाकी जो है 5000 लोग एकदम भिखमंगे हैं, तो उनका कैसे कराओगे आप काम। तो हमने कहा कि हम, सरकार क्या करेगी, अब ट्राई करेगी आर्टिकल 39C को इंप्लीमेंट करवाने के लिए। हम देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, कुछ के हाथ में पूरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। हम लैंड आपकी एक्वायर कर रहे हैं जमींदारों की। अच्छा ठीक है। अब यहां प्रॉब्लम हो रही थी, जो आर्टिकल 31 था उस समय, राइट टू प्रॉपर्टी, फंस गए। अब क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी, इस आर्टिकल के पास ये पावर थी कि ये हमको फंडामेंटल राइट दे रहा था। अब पर्सन्स लैंड अगर ली जा रही है उससे, तो क्या होगा, ही शुड बी एडिक्वेटली कॉम्पेंसेटेड, उसको मुआवजा दो।
सरकार उस समय नई सरकार 1947 की बात हो रही है, 1947 1950 पहली सरकार आई है। तो अभी तो हमारे पास सरकार के पास इतना पैसा है ही नहीं, टैक्स वैक्स कुछ है कहां से दे दें पैसा, तो इतना नहीं दे पा रहे थे। सरकार तब भी आगे बढ़ गई, सरकार ने कहा लेकिन लैंड लेनी जरूरी है, लैंड लैंड अभी जरूरी पड़ेगी हमें। तो सरकार ने तब भी लिया लैंड, और ऐसे में मुआवजा दिया या कम दिया, जैसा भी दिया, लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, वहां पे ये देखो साहब हमारे आर्टिकल देखो 13 का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 31 का उल्लंघन हो रहा है, अब बताओ कैसे होगा इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो सही है यार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप कानून लेके आए हो इलीगल, रॉन्ग, सॉरी, क्योंकि संविधान के अगेंस्ट है ये, तो ये तो चलेगा ही नहीं। हमने कहा राइट टू प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि फंडामेंटल राइट है, इसलिए सरकार ने कहा अब भैया फंस गए हम तो सरकार पहले ही अमेंडमेंट लेके आ गई। उन्होंने कहा ये राइट टू प्रॉपर्टी पहले इसको मैनेज करो। राइट टू प्रॉपर्टी हमने मैनेज किया कैसे, आर्टिकल 31 में हमने एबीसी डाले और हमने 9 शेड्यूल क्रिएट कर दिया कोने में चुपचाप। हमने क्या किया, हमने 9 शेड्यूल बनाया, ये 9वीं अनुसूची है, उस समय तक 8 ही शेड्यूल होते थे, 9वां शेड्यूल डाला गया तुरंत, और हमने कहा आर्टिकल 31B अब बचाएगा 9 शेड्यूल को। हमने कहा ये क्या होता है, पहले समझाओ इसकी कहानी। तो हमने कहा ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई। जुडिशियल रिव्यू यहीं से पैदा होता है। ये जो 9 शेड्यूल हम जो देख रहे हैं, 9 शेड्यूल जो आखिरी में जो लिखा हुआ है, उसमें लिस्ट बनी हुई है, उसमें एक लिस्ट है कई सारे कानूनों की। शुरू में थे कुल मिला के 13 कानून, आज 282 हो गए। चलो कोई बात नहीं, जो हो गए सो हो गए। अब जो है सेंट्रल लॉ है इसमें, स्टेट लॉ है इसमें, क्या चीज के लिए इनको हमने बनाया था, ताकि जितने भी हमें लैंड रिफॉर्म्स लाने हो, लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन, जो भी हमें कानून लाने हो, हम उनको चैलेंज होने से बचा सकें, कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट्स। इसलिए हमने 9वां शेड्यूल बनाया। हमने कहा ये जो 9वां शेड्यूल है ये एक ब्लैक होल है, इसके अंदर 9वें शेड्यूल के अंदर जो भी कानून पड़ गया, इसमें डल गए ये 13 कानून, अब इनको कोई भी कोर्ट चैलेंज नहीं करेगी, कुछ भी हो जाए हम नहीं जान सकते। 9वें शेड्यूल में है, दैट मींस अब वो अनटचेबल है। ऑफ दी स्टेट लॉज जो हैं वो डील करते हैं विद लैंड रिफॉर्म्स, लेकिन जो सेंट्रल लॉ है, जमींदारी जो 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 अपने काम है, पार्लियामेंट्री जो लॉ है, वो बाकी और मैटर पे भी काम करते हैं। ठीक है भैया, ओके, अच्छा लग रहा था अभी तक तो। 31B ने जो हमने डाला था, 31 ABC, 31B ने इसको बचाया है 9 शेड्यूल को। इन्होंने कहा है इट सेव्स द एक्ट एंड लेजिस्लेशन, क्या इंक्लूडेड इन द 9 शेड्यूल, फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड इनवैलिडेटेड ऑन व्हाट ग्राउंड्स, कि वो क्या कर रहे हैं, किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे होंगे। अगर डीपीएसपी को लाने के लिए 9 शेड्यूल में कोई कानून डाला गया है तो उस कानून को बचाया जाएगा, उस कानून को इनवैलिडेट नहीं कराया जाएगा। मतलब कि ये था हमारा पहला अमेंडमेंट। खत्म हो गई बात, आई बात समझ में, कि 9 शेड्यूल हमारा एक ब्लैक होल बन गया है, जो उसमें चला गया वो खा गया उसको। अब 9 शेड्यूल उसको कभी बाहर नहीं जाने देगा, डकार भी नहीं लेगा। ठीक है, हमने कहा ओके चलने दो उसको आगे। लेकिन 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 सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक मिनट बेटा, जरा यहां बैठो, यहां इधर आ जाओ जरा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा तुम ही होशियार हो, बस हमें नहीं आती होशियारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा है, सुनो, देयर कैन नॉट बी अ ब्लैंकेट इम्यूनिटी, नो सॉरी। अगर आपने कोई इलीगल कानून बनाया है, अगर आपने कोई कानून बनाया और डाल दिया उसको 9वें शेड्यूल में, अच्छा ठीक है, तो आपने क्या किया, उसको बचा लिया उस कानून को। लेकिन हमारा जुडिशियल रिव्यू, हम क्यों हैं तो हम फिर क्यों यहां बैठे हैं, हम चले जाएं छोड़ के अपनी। तो हमने कहा हम बेसिक फीचर अपने संविधान का नहीं छोड़ेंगे, जो क्या है, जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू जब नहीं लग पा रहा है 9 शेड्यूल पे, देन व्हाट्स द पॉइंट। तो जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी टेकन अवे बाय पुटिंग अ लॉ अंडर 9 शेड्यूल। बस साफ बात है। हमने ये थ्योरी कब दी है, हमने ये थ्योरी दी है इस तारीख को। इस तारीख को क्या हुआ था, द ओजी जजमेंट, ओपी जजमेंट, ओपी केस है ना, तो 7-6 मेजोरिटी से ये आया था ये जजमेंट। अब उस समय हमने कहा इस दिन के बाद से लॉज प्लेस अंडर 9 शेड्यूल आफ्टर, इस दिन के बाद से जो भी आपने 9वें शेड्यूल में जो भी आपने कानून डाला हो, 13 से लेकर 282 हो गए ये कानून के नंबर, ये इनकी लिस्ट, दे आर ओपन टू स्क्रूटनी, दे आर ओपन टू चैलेंज। क्यों, क्योंकि हम इस डेट को मान रहे हैं कट ऑफ डेट। हमने इस डेट को बोला है, इस डेट के पहले तक जो संविधान में आपने डाल दिया मान लेंगे, लेकिन इस डेट के बाद से जो भी आगे आपने डाला संविधान में, अगर वो लॉ कोई फंडामेंटल राइट का, कोई भी आर्टिकल 14, 15, 19, 21 अगर इनका उल्लंघन कर रहा होगा, या संविधान के बेसिक मूल भावना का उल्लंघन कर रहा होगा, उसको मार देंगे, उसकी हत्या होगी, उस कानून को टिकने नहीं देंगे। ये था वो डेट, हमने कट ऑफ डेट चुन ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारा इस दिन हमने आपको एक पहली बार डेफिनेशन समझाई है, वो क्या है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान की मूल भावना, मूल अंतरात्मा इज फिक्स्ड, इसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, सरकार ने कहा मालिक तो बता तो दो क्या होती बेसिक स्ट्रक्चर में। उन्होंने कहा हमें बता देंगे समय समय, तुम कानून बनाओ, हम बताएंगे ये है कि नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। मतलब क्या हुआ, मतलब इसका ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय इलेबोरेटली नहीं बताया कि संविधान में क्या क्या चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, फंडामेंटल राइट यस, डीपीएसपी यस, एवरीथिंग फेडरलिज्म यस, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस, जुडिशरी की यस इट इज, हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन इट इज, एवरीथिंग इट इज, सब चीजें। लेकिन 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 कंप्लीट नहीं है ये लिस्ट। अभी भी इन्होंने कहा है हम बताएंगे क्या चीज है संविधान के मूल भावना में क्या क्या और आ सकता है आगे आने वाले समय पे, हम क्लियर कुछ नहीं कह रहे हैं। चलो गेम मतलब अच्छा हो गया है। जब ये जजमेंट आ रहा था
सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब होशियार है यहां पे, हम भी अपनी होशियारी दिखाते हैं, रुक जाओ। अभी इन्होंने 3 पॉइंट दिए बड़े अच्छे अच्छे। इन्होंने कहा पहली बात तो जो भी कानून एब्रिज करता है या टेक अवे करता है फंडामेंटल राइट्स मे और मे नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। याद रखना, हो सकता है कोई कानून फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा हो, ठीक है, मान लिया, बट इट मे और मे नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब है अगर वो वायलेट कर रहा है वेदर बाय एन अमेंडमेंट ऑफ एन आर्टिकल इन पार्ट 3 और बाय इंसर्शन ऑफ लॉ इन 9 शेड्यूल, या तो पार्ट 3 में छेड़खानी कर दो, पूरे फंडामेंटल राइट में कुछ ऊपर नीचे कर दो, या नया कानून बना दो जो कि फंडामेंटल राइट की हत्या कर रहा हो, ठीक है, such law will be invalidated in exercise of judicial review of the power of court, judicial review power of the court। मतलब कि संवैधानिक वैलिडिटी ऑफ 9 शेड्यूल लॉज जो भी हैं, जो आपने उसमें, जो भी आपने उसमें आपने डाल रखे हैं ऑन द टचस्टोन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर can be adjusted by applying क्या डायरेक्ट इंपैक्ट एंड इफेक्ट टेस्ट, also called as also called as राइट्स टेस्ट। ये क्या होता है सर? राइट्स टेस्ट होता है कि एक फॉर्म ऑफ एन अमेंडमेंट is not enough, is not the relevant factor। हम ये नहीं देख रहे हैं कि अमेंडमेंट क्या हुआ है। हम संविधान में पार्ट 3 में अमेंडमेंट अगर आपने किया, कुछ भी छेड़खानी कर दी, आपने कुछ बदलाव कर दिया, हम ये नहीं कह रहे कि उससे सब कुछ हो गया। हम देखेंगे उसके कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, उसके अमेंडमेंट की वजह से या कोई नया कानून आने की वजह से कुछ भी जो कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, क्या उससे फंडामेंटल राइट एवरेज हो रहा है, क्या उससे हम ये क्या उससे हम ये तय कर पाएंगे। राइट्स टेस्ट हम चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर राइट्स टेस्ट में कोई अमेंडमेंट फेल हो गया, वो मारा जाएगा, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट इन जो हमारा ओजी केस था, अगर आप उसको पढ़ोगे विद द इंदिरा गांधी केस, उसमें बोला जाता है कि वैलिडिटी ऑफ ईच न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज टू बी जज्ड ऑन इट्स ओन मेरिट्स। कोई भी अमेंडमेंट लाई है पार्लियामेंट, लेके आई है, कोई हिम्मत से लेके आई है, कोई सपने से लेके आई है, हम उस अमेंडमेंट को उसी अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, उसी की मेरिट पे ध्यान देंगे कि वो जो अमेंडमेंट लेके आई सरकार या हमारी पार्लियामेंट, वो कितनी वैलिड थी, वो कितनी बात सही थी। एक्चुअल इफेक्ट एंड इंपैक्ट ऑफ द लॉ ऑन द राइट्स ऑफ पार्ट 3 हैज टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग क्या वेदर कोई भी कानून जो आया है या अमेंडमेंट जो भी आया है इट डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर और नॉट। अब इसी के साथ इन्होंने कह दिया कि गेम हमारे हाथ में है। इवन दो एन एक्ट इज पुट इन 9 शेड्यूल by constitutional amendment, its provisions would be open to attack on the ground कि वो क्या कर रहे हैं, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इफ द फंडामेंटल राइट्स आर टेकन अवे या एब्रोगेटेड, ये पर्टेन्स टू द बेसिक स्ट्रक्चर। चेक होगा। अगर चेक होने पे हमने कहा, हमने चेक किया और चेक करने से हमें दो चीजें मिली, या तो क्या होगा, यस या नो, या तो वो कानून जो है हत्या कर रहा होगा फंडामेंटल राइट्स की, मार रहा होगा, या नहीं मार रहा होगा, या नहीं मार रहा होगा, ठीक है, या फंडामेंटल राइट ठीक है, यहां पे बिगड़ गए। अब ऐसे केस में चेक हुआ, यस वो कानून फंडामेंटल राइट की हत्या कर रहा था, मारा गया वो कानून। चेक किया, ये नहीं वो फंडामेंटल राइट की हत्या नहीं कर रहा था, लेकिन क्या वो अगर बेसिक स्ट्रक्चर की हत्या कर रहा था किसी और तरीके से, बेसिक स्ट्रक्चर, तब ऐसे केस में क्या होगा उस कानून के साथ, गेस करो जरा क्या हो सकता है, ठीक है। अब 9 शेड्यूल की वैलिडिटी, ठीक है, आपने बना लिया, पहला अमेंडमेंट कर दिया आपने, कोई बात नहीं, लॉ हैज ऑलरेडी बीन अपना अपहेल्ड, ठीक है। आपने 9 शेड्यूल में अपना कोई कानून डाला, हमने उसको चेक किया, हमने कहा ठीक है, डन है, ये कानून ओके है। इसका मतलब है अब इस पे कोई और आगे चर्चा नहीं होगी, इट वुड नॉट बी ओपन टू चैलेंज। अब दोबारा नहीं होगी कि जो जजमेंट है वो जो है फॉल्स था, जजमेंट इनफेयर था, जजमेट जो भी था। हाउएवर इफ अ लॉ हेल्ड टू बी वायलेटिव ऑफ राइट्स अंडर पार्ट 3 इज सब्सिक्वेंटली प्लेस्ड इन 9 शेड्यूल आफ्टर दिस date, such a violation shall be open to scrutiny, open to attack, open to challenge on the ground कि वो संविधान की मूल भावना को मार रहा है। As indicated in Article 21, read with Article 14 and 19, ये क्या है हमारे Article 21, Article 14, Article 19, ये क्या है तीनों हमारे, ये तीनों हमारे क्या है, कौन सा ट्राइंगल है ये अगर हम तीनों आर्टिकल पढ़ लें, इन तीनों आर्टिकल के टेक्स्ट पढ़ लें, तो हम समझ जाएंगे कि प्रिंसिपल क्या है हमारे संविधान का। हमारे कोई भी सरकार के एक्शंस टेकन एंड ट्रांजैक्शंस फाइनलाइज जो भी हुए इज बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, दे शैल नॉट बी ओपन टू चैलेंज। अब जो हो गया सो हो गया, आपने जो कर दिया उस एक्ट के अनुसार, आपको जो लगा सही था गलत था जैसा भी था, वो हो गया तो हो गया, लेकिन आगे उसको अब और नहीं चलने देंगे, वो कानून मारा जाएगा। उस कानून के होने की वजह से जो जो एक्शन लिए गए थे, जो जो काम किए गए थे, जो जो कुछ पैसा वैसा बटा या जो भी टैक्स आया, जो भी हुआ, इट को उसको और ज्यादा हम उसको डिटेल में नहीं जाने वाले। चलो ठीक है, हमने कहा तो ठीक है भैया। नाउ ये हो गया हमारा जुडिशियल रिव्यू। बस अब हम चलेंगे आगे अपने जुडिशियल एक्टिविज्म पे। ये रिव्यू के अंदर ही एक प्रोसेस है जो हमने पढ़ी, सेपरेशन ऑफ पावर। क्यों? क्योंकि एक सरकार होती है, एक पार्लियामेंट होती है और एक होती है माई बाप, माई लॉर्ड्स, जुडिशरी।
मतलब कि एग्जीक्यूटिव क्या करती है, तीनों के तीनों देखो इंटरलिंक्ड है। कैसे? पार्लियामेंट क्या करेगी भैया, पार्लियामेंट क्या करेगी, सीजीआई को इंपीच कर सकती है, करेक्ट, ठीक है भैया। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, कैन डिक्लेयर द एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो इन जो आते हैं इनके यहाँ से। ये यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव में जो हमारे राष्ट्रपति सबसे बड़े हेड होते हैं, प्रेसिडेंट कैन डिस्क्वालीफाई मेंबर्स, या एग्जीक्यूटिव जो है इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर ऑल्सो। तो दोनों की दोनों चीजें, सब कुछ इंटरलिंक है आपस में, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट करते हैं अपने जजेस का अपॉइंटमेंट, उल्टा यहां भी होता है, सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी चीज करती है अपना सारे काम कर सकती है। तो सब कुछ इंटरलिंक्ड है। इसका मतलब है सेपरेशन ऑफ पावर हमारे चेक्स एंड बैलेंस तीनों सरकार के तीनों अंगों के ऊपर लगा हुआ है, राइट। चलो अब अगर हमारे यहाँ पे ये भाई ये जो भैया हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है लॉ मेकिंग प्रोसेस में, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ही छोटी सी लकीर रह गई है, धुंधली सी जो अपनी लकीर रह गई है कि कौन से लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किसकी बात मानी जाए, किसकी बात सुनी जाए, करी जाए, कौन लोग सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं। हमने कहा इसको पढ़ने का एक तरीका है, आप तीनों के कामकाज समझो। तीनों कामकाज क्या, एक इनका काम क्या है, इनका काम इकलौता एक काम है, कानून बनाओ चुपचाप। कानून चुपचाप तो नहीं, बट ठीक है चलो खूब डिबेट करो, जो भी करना है करो, तो आप लॉज बनाओ, ठीक है। इसके बाद हमारी जो सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, वो क्या करेगी, ये जो लॉज बनाए गए हैं इसके तहत कोई स्कीम बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी, इन लॉज को इंप्लीमेंट कराएगी, ठीक है। इसके बाद क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेगी, ये बीच में बैठ के क्या करेंगे, ये न्याय देंगे। जुडिशरी नाम है इनका, न्यायपालिका नाम है इनका, न्याय है इनके नाम में। नाउ दे विल रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, दे विल सॉल्व कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ, दे विल रिव्यू लॉज ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। जब भी जुडिशरी इनमें इंटरफियर करने लग जाए, पार्टिसिपेट्स इन मेकिंग द न्यू लेजिस्लेशन या न्यू रूल्स या न्यू पॉलिसी, वो क्या हुआ, वो हुआ जुडिशियल एक्टिविज्म। ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर का पार्ट है, एक जुडिशियल रिव्यू के अंदर का पार्ट है एक, ठीक है। समझो बात को, यहां से लेके यहां तक ऐसे चल रहे हैं हम कहानी ऊपर तक। एक्टिविज्म, रिस्ट्रेंट, ओवररीच आर कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज दैट आर क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। ये रहेंगे ही रहेंगे। अब कैसे कैसे जजेस ने अपनी अपनी पावर कब कब दिखाई है, कैसे कैसे दिखाई है। कभी कभी कोई काम होता है, जुडिशरी कहती है हमारा काम नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। कुछ काम होता है, जुडिशरी कहती है ये हमारे बिना हो नहीं सकता। कुछ काम कहती है जुडिशरी ये हम ही करेंगे। और कुछ काम होता है अब हमने ज्यादा कर दिया। ये मतलब ऐसे समझो आप इसको, समझ में आ गई बात, कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये काम सरकार का है, ये काम पार्लियामेंट का है, हमें ये काम चेक करना पड़ेगा कि सही है गलत है, हमें ये काम करना पड़ेगा क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है, और हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा मन है। जुडिशियल ओवररीच, ठीक है। तो तीनों चारों चीजें हो गई, अभी सबके तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे यहाँ ये भी यूएस से हमने सीखा। हमने कहा वहां पे एक बहुत बड़े जूरिस्ट थे, आर्थर श्लेसिंगर, ठीक है। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था फॉर्चून में, और जब आजादी हुए समय तो ये अपने आर्टिकल लिख रहे थे। हमारे यहाँ पे आजादी के बाद कम से कम 30 साल हो चुके थे, और हमारे यहाँ हमने सोचा कि यार ये तो बढ़िया चीज थी, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक क्यों नहीं आई। तो हमारे यहाँ कुछ कुछ हमारे बड़े बड़े जजेस थे। तो जस्टिस देखो वीके अय्यर जी, और जैसे हमारे पीएन भागवती जी, बड़े सीनियर जज, बहुत रिस्पेक्टेबल जजेस, मतलब सम्मान है इनका। तो अब क्या हुआ, इन जजेस ने साथ में इनके वीआर के अय्यर जी, पीएन भागवती जी, हमारे तो हमारे जस्टिस ओ चिदंबरम रेड्डी जी, और जैसे हमारे जो 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 मैं देसाई जी, ठीक है। तो इन जजेस के साथ मिलके हमने समझा कानून कैसा कैसा, कि हमारे भैया एक्टिविज्म हो रहा है, कैसे हो रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म जरूरी है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है जब लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करनी हो, जब देश में प्रमोशन ऑफ जस्टिस करनी हो, जब हमें याद रखना हो कि एक भैया एक प्रोएक्टिव रोल हमें निभाना है। जुडिशरी की इंपॉर्टेंस है, जुडिशरी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम अब एक असर्टिव रोल निभा रहे हैं। हम खाली और खाली पीछे बैकसीट पे बैठ के हम खाली बताएंगे नहीं, हम चेक भी करेंगे कि गाड़ी सही चल रही है नहीं चल रही है। इट इज एन एक्टिव रोल प्लेड बाय जुडिशरी टू फोर्स क्या, टू फोर्स द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी क्या, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव बोथ, कि आप दोनों के दोनों को अपनी अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना है। कौन सी ड्यूटीज को, जो संवैधानिक है। इसका मतलब है एक्टिविज्म को हम आज की भाषा में बोलते हैं जुडिशियल डायनामिज्म। डायनामिक है जुडिशरी हमारी। नाउ दिस इज द एंटीथेसिस ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जहां पे जुडिशरी कहती है कि हम बैक सीट बैठे, भैया हमसे मत कहो, ये हमारा काम नहीं है, उनसे आगे बोलो, हम नहीं जानते सब, ठीक है। यहाँ देखो रिस्ट्रेंट में जुडिशरी कहती है ना ना ना, नॉट माय प्रॉब्लम, नॉट माय सर्कस, हमारा काम नहीं है ये, ठीक है। नाउ जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे कैसे डिफाइन हुआ है, तो डिक्शनरी के हिसाब से जो ब्लैक्स लॉ एक हमारी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है डिक्शनरी, लॉ के बच्चे यूज करते हैं जनरली इसको, तो उसमें बोला हुआ है इसकी डेफिनेशन इसके बारे में कैसे, कि जुडिशियल पावर का एक्सरसाइज, कौन सी पावर का, जो मोटिवेट करती है जजेस को टू डिपार्ट फ्रॉम स्ट्रिक्ट एडहियरेंस टू जुडिशियल प्रेसिडेंट। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि सामने आया केस में जज ने कहा ये कानून में दिक्कत है, कानून प्रॉब्लम है यार, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है कानून। इसका मतलब है कि भाई, इसका मतलब है कि जजेस ने क्या किया, एक नॉर्मल सेट प्रेसिडेंट फॉलो करी। उन्होंने कहा हम ना कुछ नया अपने आप से नहीं दे रहे हैं यहां पे, लेकिन
जब जज अपने उस एडियरेंस से हट जाए, डिपार्ट कर दे अपने उस नॉर्मल सेट रास्ते से, और क्या कर दे, एक नई सोशल पॉलिसी बना दे। इसका मतलब है कि यहां पे कॉमनली मार्क्ड बाय डिसीजन कॉल्ड, जो भी देखो सोशल, जो भी नॉर्म है, जो भी सोशल इंजीनियरिंग है, उसमें जुडिशरी भी अपनी अपनी देखो हिस्सेदारी दिखाए। जुडिशियल डिसीजन ऐसे कैसे वाले, philosophy of judicial decision making where judges allow their personal belief, personal views about public policy, वो सामने आने देते हैं। जजेस कहते हैं इतना गलत कानून कैसे बन गया, ये क्यों, क्या सोचा आपने कानून बनाते समय, हम बता रहे कानून सही सही कैसे होगा। नाउ इट इज द प्रैक्टिस इन द जुडिशरी ऑफ प्रोटेक्टिंग या एक्सपैंडिंग इंडिविजुअल राइट्स, कि जैसे जैसे आर्टिकल 21, राइट, जब 21 को हमने इतना ज्यादा एक्सपैंड करते गए, हमने इसको आर्टिकल 21 के अंदर खाली जो राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, उसके अंदर हमने तमाम तरह के आर्टिकल डाल दिए। क्या क्या, राइट टू स्लीप, राइट टू कहीं भी जगह आगे पीछे घूमने जाने का, राइट टू हेल्थ, राइट टू ये, राइट टू वो सारी चीजें, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर। तो ये सब कैसे आया, ये सब आया है बिकॉज ऑफ एक्सपैंडिंग इंडिविजुअल राइट्स। ये है जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट। चलो भैया ओके, आगे चलते हैं। हमने कहा जुडिशियल एक्टिविज्म, हमने कहा ये वो है जिसमें लॉ मेकिंग होती है बाय द जजेस। अच्छा, तो कोई खराब बात है ये? इट मींस एक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन बाय अ जज। मतलब कोई कानून आ रखा है, जज ने कहा वेरी 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 पुअरली, इल 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 क्रिएटेड, इल फॉर्म्ड, नहीं है, जरूरत नहीं थी इसकी, मेड विद अ व्यू टू एनहांस द यूटिलिटी ऑफ लेजिस्लेशन। कि अच्छा कानून हम बता रहे हैं ना, हम बोलेंगे क्या होना चाहिए कानून। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, इट इज अ प्रोसीजर टू इवॉल्व न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू मैक्सिम्स, न्यू फॉर्मूले एंड रिलीफ टू डू जस्टिस। ताकि क्या हो, हमने हमने ऐसी चीजें होना अब हम कम देखें। लिटिगेंट्स खड़े हुए हैं, परेशान हैं, कहीं भी जाके भटक रहे, इधर से उधर कोर्ट्स में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, यहां पे हम लिटिगेशन अफेक्टिंग द एंटायर सोसाइटी और अ पार्ट ऑफ इट। तो भैया हम ये देखेंगे कि जो भी कोर्ट में जो भी वर्डिक्ट आती है, वो कोर्ट की वर्डिक्ट, वो मतलब हायर जुडिशरी की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, वो वर्डिक्ट जो हो, वो क्योंकि इंपैक्ट करती है होल ऑफ इंडिया एज अ होल, इंपैक्ट करती है सोसाइटी को। तो जब वो सोसाइटी को इंपैक्ट करती है, यहां पे सुभाष कश्यप जी हों, कई सारे ऐसे बड़े बड़े जूरिस्ट हैं जिन्होंने भी किताब में लिखा है कि जजेस को बहुत ज्यादा सोच समझ के जवाब, अपना देखो एक जजमेंट लिखना पड़ता है कि मेरे जजमेंट आज के इसको जेल भेजने से या इसको जेल से इसको बरी करने से क्या रेमिफिकेशन हो सकता है समाज में आगे तक, वो याद करना पड़ता है, ये समझ में, ये दिमाग में रखना पड़ता है हमेशा। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी जजमेंट दें, तो हम लिटिगेशन जो भी हो रहा कानून में, ये देखो कोर्ट में जो भी देखो केस गया हुआ है, वो अफेक्ट ना करे सोसाइटी को बैड फॉर्म में। अच्छा, जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से क्या क्या हुआ है? तो एक्टिविज्म जब होता है, वेरियस डायरेक्शंस इशूड बाय द कोर्ट, जब जब देती है, सरकार को देती है या अथॉरिटीज को देती है या कोई भी और लोगों को देती है, ताकि लोगों के अधिकार जो है बच सकें। ये तो भैया ये हुआ जुडिशियल एक्टिविज्म का एक एस्पेक्ट। नाउ केसेस जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फॉल अंडर दिस, जो भी पीआईएल जो होती है, अभी आगे पढ़ेंगे पीआईएल को, तो पीआईएल जब भी आती है, वो हमारी एक एस्पेक्ट होती है जुडिशियल एक्टिविज्म का। अब ऐसी इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कौन सी वाली, पर्टिकुलरली द राइट टू इक्वालिटी, 14, 19, 21, इन आर्टिकल्स को जब जब सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, उसको हमने क्या देखा, एक्टिविज्म का पार्ट बनते हुए। उसको यहां पे क्योंकि कोर्ट्स ने उसको एक्सपैंड किया है, द स्कोप ऑफ दीज राइट्स। अभी हमने देखा ना आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 में कितना कितना इंटरप्रिटेशन हुआ है। आर्टिकल 21 में तो बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स, अब देखो राइट टू लाइफ के अंदर बहुत कुछ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी के अंदर बहुत कुछ चीजें अपनी आने तो लग गई। चलो ठीक है, अब जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल रिस्ट्रेंट, ये नहीं सॉरी, एक्टिविज्म में प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि एक्टिविज्म एक अंग होता है ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये जेआर है, ये जेए है, ऐसे समझ लो, समझ में आई बात। एक्टिविज्म इज दैट फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन विच जजेस पार्टिसिपेट इन द लॉ मेकिंग पॉलिसी। मतलब कि सोशल इंजीनियरिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। अब संवैधानिक प्रोविजंस को वो चेक तो कर रहे हैं कि भाई कानून इनका सब सही है कि नहीं है। इसके अलावा दे आल्सो एक्सरसाइज देयर पॉलिसी प्रेफरेंस इन डूइंग सो। कुछ लोग कहते हैं गलत है, कुछ लोग कहते हैं सही है, बट मेजर ऑफ द टाइम जुडिशियल एक्टिविज्म जो हुआ है उसमें अच्छी चीजें ही बाहर आई हैं। जुडिशियल रिव्यू में क्या होता है, बस कोर्ट ये देखती है कि संविधान अपहोल्ड हो, ठीक है, और जो भी कानून बन रहे हैं वो कानून वो कानून अगर वो इनकंसिस्टेंट है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, दे शुड बी कॉल्ड वॉइड, मना कर दो उनको। एक्टिविज्म में क्या होता है, इट इज मोल्डिंग द लॉ, मतलब कि कानून को ही चेंज कर दो, मोल्डिंग द लॉ टू सूट द चेंजिंग नीड्स, द चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक अपना सिनेरियो देश का। मतलब कि सॉरी सॉरी ये नेसेसरी है फॉर इंश्योरिंग क्या, द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ कोई भी सरकार। यानी कि जब गवर्नमेंट, जब लेजिस्लेचर, सबकी सब पार्लियामेंट हो या स्टेट की विधानसभा हो, जब ये सब अपना काम कर रहे हो और इन्होंने काम करते करते कोई कानून ऐसा बनाया हो जो कानून
प्राइमा फेसी या अपेरेंटली ठीक नहीं है, उसमें त्रुटि है, उसमें उसमें देखो सुप्रीम कोर्ट बोले कि हम खाली निरस्त नहीं कर रहे हैं, हम बदलाव भी कर रहे हैं, मोल्डिंग भी कर रहे हैं। तो अपेरेंटली जब उसे प्रॉब्लम आएगी तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि लेट्स कम एंड सिट टुगेदर, अभी बताते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू नहीं सॉरी एक्टिविज्म जो है ये 1900s में ही देखो ज्यादा जिक्र इसका होने लगा, पिछली सदी में ही। और हमने बोला कि देखो ये तो भैया कुछ लोगों ने बोला शुरू किया कि जजेस जो हैं लॉ बना रहे हैं, जजेस आर डूइंग द एक्ट ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन। मतलब कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है ये स्ट्रेस करता है इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कितना इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के पास कितना बड़ा टूल है ये। जैसे गोलकनाथ केस में यहां पे जुडिशरी ने इनवैलिडेट किया लॉ ऑफ पार्लियामेंट और बोला क्या, एक अच्छा कानून बनाया कि गवर्नमेंट कैन नॉट अमेंड एफआर। गोलकनाथ वाज लैंडमार्क केस कि तुमने फंडामेंटल राइट छुए कैसे, तुमने हाथ कैसे लगाया, ये क्या था, जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, हमने देखा इसी के तहत पीआईएल की घोषणा हुई कि पीआईएल होनी चाहिए। ये क्या है सर पीआईएल? पीआईएल में हमने कहा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। अब इसमें कौन व्यक्ति अफेक्टेड है, लोकस स्टैंडी। तो लोकस स्टैंडी की डेफिनेशन पहले क्या था, अगर मैं परेशान हूं, भाई सरकार मेरी जमीन ले गई, तो जमीन लेने के बाद मैं कहां जाऊं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं, ठीक है, लेकिन जमीन मेरी थी ना, तो मैं गया हूं, तो मेरा लोकस स्टैंडी है, मतलब मैं क्योंकि विक्टिम हूं इसलिए मैं जा रहा हूं। अगर जमीन मेरे दोस्त की ली गई, क्या मैं जा सकता हूं सुप्रीम कोर्ट? अब जा सकता हूं, यस। क्यों? क्योंकि लोकस स्टैंडी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की वजह से चेंज हो गया है। पर्सन अफेक्टेड शुड बी द, देखो इसका मतलब तो ये होता है खाली खाली जो अफेक्टेड है वो पर्सन जाए सुप्रीम कोर्ट में। यहां पे क्या हुआ, पीआईएल के तहत क्या हुआ, एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, जिसको भी शक है कि सरकार का कोई अंग ने अच्छा काम नहीं किया है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, दे कैन मूव टू कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट ऑफ एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। चले जाओ भैया, जाके 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 अपना हेल्प लेके आओ, ठीक है, ये होता है। अब लोकस स्टैंडी की डेफिनेशन जो है बढ़ गई है इन कनेक्शन विद पीआईएल, यानी कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो हो गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, एक्सपैंड होता है, अपना जुडिशियल लिमिट जो होती है बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, द रोल ऑफ जुडिशरी हैज बीन गिवन, क्या एक नया नाम मिल गया, जुडिशियल एक्टिविज्म यहां से आया है। और जो लोग कहते हैं अरे साहब ये थोड़ी होता है, जज का काम थोड़ी है, जज 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 अपना काम करें, न्याय दें, ये दें, तो न्याय देने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है वो है जुडिशियल डायनामिज्म, एक्टिविज्म, ये जरूरी है। नाउ जुडिशियल एक्टिविज्म एज रिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस इट फॉल्स अंडर दो तरह के केस, रूब्रिक ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, यहां पे मोटी मोटी बात, ब्रॉडकास्ट बिल्कुल अपने सबसे ब्रॉडेस्ट लेवल पे, इट इज एनी ओकेजन जहां पे कोर्ट इंटरवीन करती है एंड स्ट्राइक डाउन कर दे कोई पीस ऑफ ड्यूली इनेक्टेड लेजिस्लेशन। रिव्यू, रिव्यू के अंदर एक्टिविज्म है, एक्टिविज्म के बाहर ओवर रीच है, ये ओवर रीच है। यहां सरकार ज्यादा ही यहां जुडिशरी ज्यादा ही एक्टिव हो जाती है, इतनी जरूरत नहीं थी, ज्यादा ही काम कर दिया इन्होंने, इतना इतना नहीं था आपका काम, लेकिन चलो कर दिया कोई बात नहीं, जज साहब हो। नाउ चलते आगे कहां एक और हमारी जगह पे हमने इसकी डेफिनेशन पाई है। तो डॉक्टर बीएल वाधेरा जी के डेफिनेशन में क्या क्या है भैया हमारा, भाई एक्टिविज्म क्यों जरूरी है, जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के दोनों दे फेल टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज, तब कहां जाए आम इंसान, किसके पास जाए, सिटीजंस ऑफ द कंट्री दे लुक अप टू जुडिशरी ओनली, किस मालिक न्याय दो, आपके पास सारा सब कुछ है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हमारे फंडामेंटल राइट्स। दिस लीड्स टू व्हाट, ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन जुडिशरी टू स्टेप इन, कि आगे आओ, सामने आओ और जो मासेस जो सफरिंग है उनकी हेल्प करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि एंथुसियाज्म है ये जजेस का। जजेस दे लाइक टू पार्टिसिपेट इन सोशल रिफॉर्म्स एंड दे आर डूइंग अ सोशल इंजीनियरिंग, वो हेल्प करते हैं पीआईएल के माध्यम से, या भाई देखो लोकस स्टैंडी को अपने, देखो लेफिशन को अपने चेंज करते करते, ये जब जहां पे कानून की जब वैक्यूम हो जाए कि कानून है ही नहीं इस टॉपिक के ऊपर, देन जुडिशरी इंटरवीन्स। फॉर एग्जांपल विशाखा गाइडलाइंस, पॉश केस तो बाद में आया, पॉश एक्ट तो बाद में आया, पॉश एक्ट उसके 6 साल पहले आई थी सुप्रीम कोर्ट की दी हुई विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बना रहा है तब तक हम बना रहे हैं गाइडलाइंस, और ये गाइडलाइन पूरे देश में फॉलो होंगी, और जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाए इसको जिसने फॉलो नहीं किया जेल सीधे। तो ये क्या हुआ, ये हुआ जहां पे देखो पार्लियामेंट तो पूरा अपना पढ़ पढ़ा के बाद में लॉ बना के पास किया, सब कुछ किया, लेकिन जुडिशरी ने पहले एक्टिव होकर बोल दिया कि वी आर डूइंग इट फॉर यू बिकॉज यू कैन नॉट डू इट। जहां पे सर्टेन एरियाज विच आर नॉट लेजिस्लेटेड अपॉन, कोई जब ऐसे टॉपिक जहां पे कोई अपने देखो कोर्ट ने, जुडिशरी ने बोला कि तुम लोगों से नहीं हुआ इसलिए मैं कर रहा हूं काम। नाउ देयरफॉर अपॉन द कोर्ट टू इंडल्ज इन जुडिशियल लेजिस्लेशन आल्सो। यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन हैज इटसेल्फ अडॉप्टेड सर्टेन प्रोविजन व्हिच गिव्स जुडिशरी इनफ स्कोप टू लेजिस्लेट, टू प्ले एन एक्टिव रोल। ले लो भैया काम करो, आपका भी हिस्सा है, आपका भी हिस्सेदारी है इसमें। यहाँ पे सुभाष कश्यप जी की किताब में है कि ये काफी इंपॉर्टेंट समझना कि कुछ कुछ ऐसे मौके होते हैं विच में बी कंसीव्ड जब जुडिशरी मे हैव टू ओवरस्टेप बिकॉज नॉर्मल रूटीन फंक्शन में काम नहीं हो पा रहा है इन एरिया अदरवाइज फॉलोइंग इन डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, जहां पे लेजिस्लेचर फेल्स टू डिस्चार्ज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब इनसे ना हो पाए
जब संसद अटकी हुई हो या विधानसभा जो है अटकी हुई हो, हंग हो, गवर्नमेंट जो है वो कमजोर हो, गवर्नमेंट के पास दम नहीं है, हिम्मत नहीं है, कोई वो अपनी बस बचा रही है कि किसी भी तरह हमारी सरकार बची रह जाए, वो कोई भी ऐसा ऐसा कदम लेने में अनेबल है जो कि किसी भी कास्ट को, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी ग्रुप को बर्दाश्त नहीं हो। सरकार नहीं कर पाती बहुत बार काम। ऐसे समय पे क्या होता है? ऐसे समय पे इट इज जुडिशरी। जुडिशरी कहती है जब तुमसे नहीं हो पा रहा तो काहे हीरो बन रहे हो, हम कर दे रहे हैं ना। दोज इन पावर मे बी अफ्रेड, उनसे नहीं हो सकता क्योंकि ऑनेस्ट और हार्ड डिसीजन लेने में डर लग रहा है उन्हें कि सरकार गई तो हंग पार्लियामेंट है, माइनॉरिटी सरकार है, माइनॉरिटी सरकार में अगर फंस गए तो, अगर एकदम से अगर सपोर्ट खींच लिया तो गई पार्टी हाथ से, गई सरकार हाथ से, बैठ जाएंगे चुपचाप। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे केस में हमारी जुडिशरी एक्टिव होती है। यहां पे लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव दोनों के दोनों दे फेल टू प्रोटेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन। जब ये ना बचा पाए तो सुप्रीम कोर्ट कहती है वी आर देयर, हम हैं, और जब तक हम हैं तब तक संविधान को कोई छेड़ेगा नहीं, आपके अधिकारों को कोई छेड़ेगा नहीं। नाउ जब भी कोर्ट ऑफ लॉ इज मिसयूज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटेरियन पार्लियामेंट्री पार्टी गवर्नमेंट, कोई भी मेजोरिटी सरकार फॉर अल्टीरियर मोटिव, ऐसे केस में जब कोर्ट ऑफ लॉ के साथ जब बदतमीजी हो जाए, ऐसे केस में क्या होता है? जब इमरजेंसी के समय हुआ था तब हमने कहा सुप्रीम कोर्ट को, तब हमने ऐसा काम करते हुए देखा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना आगे बढ़ के काम किया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला था कि हमें पता है हम क्या क्या फेस करने वाले हैं, हमें पता है हम क्या हार सकते हैं, हम कितना कुछ हमारा दांव पे है, हम सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं लेकिन हमें डर लग रहा है जान का भी, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। और ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वी विल डू व्हाट इज राइट, वी विल एब्सोल्युटली विल स्टिक टुगेदर, हम साथ में रहेंगे, हम वही करेंगे जो सच है, जो डेमोक्रेटिक है, जो लीगल है। यहां पे समटाइम्स कोर्ट्स देमसेल्फ नोइंगली और अननोइंगली दे बिकम विक्टिम्स ऑफ क्या? ह्यूमन एरर, या क्योंकि सब जगह इंसान ही तो हैं, वीकनेस ऑफ क्रेज ऑफ पॉपुलिज्म, अपना पब्लिसिटी, प्लेइंग टू द मीडिया। कोई बात नहीं, ठीक है। तो जजेस भी तो क्योंकि जज है, उन्हें भी लगता है कि हमारे भी रील शॉर्ट वायरल हों, हमें भी काफी सारी चीजें आ जाए बाहर। तो कई बार जजेस लोग इस गफलत में, इस गलतफहमी में क्या कर जाते हैं, एक ज्यादा मतलब ओवर स्टेप ले लेते हैं। तो उसकी वजह से भी जुडिशियल एक्टिविज्म दिख तो जाता ही है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म जब दिखता है, उसके होने के पीछे कुछ कुछ कैटलिस्ट होते हैं, कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं। तो एक्टिवेटर्स क्या क्या होते हैं? हमारे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं जो जाके ऐलान करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, मालिक देखो क्या हो रहा है। इसके बाद पीपल राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, ये लोग भी जाते हैं। बॉन्डेड लेबर ग्रुप्स होते हैं, जो बंधुआ मजदूरी होती है। इस फोटो को देखो आप, इस फोटो को जरा 2 मिनट देखते रहो जरा। आई वॉन्ट यू टू पॉज एंड जस्ट स्टिक हियर। ये फोटो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन सब से पीपल राइट्स, इन सब से सारी चीजों से कंज्यूमर, ये सब जो जितने भी हैं एक तरफ हैं, लेकिन दीज 2 फोटोज दे आर व्हाट एन एसेंस ऑफ गुड ह्यूमैनिटी इज, कि किसी इंसान के साथ गलत नहीं हो और पर्यावरण हमारा ऐसा रहे कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाले सारे जीव जंतुओं के लिए पर्यावरण हमारा प्रोटेक्टेड रहे। सिटीजंस फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, जो लोग काम कर रहे हैं इसके लिए। तो ये सारे के सारे ग्रुप हैं, ऐसे ऐसे कंज्यूमर राइट्स ग्रुप हो गए, सिटीजन ग्रुप हो गए अगेंस्ट लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो ये सारे के सारे लोग हैं जो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी के पास। ये लोग जाके कहते हैं मालिक देखो क्या हो रहा है, विल यू इंटरवीन और नॉट, विल यू टेक अ स्टेप और नॉट। तो तब जाके इंटरवेंशन होता है। और भी हैं, चाइल्ड ग्रुप्स हो गए, कस्टोडियल राइट्स हो गए कि भाई किसके पास हक जाएगा बच्चे का जब डिवोर्स विवोर्स होता है। तो वुमेन्स राइट जो जो अपने ग्रुप होते हैं वो, फिर इंडिजिनस पीपल्स के अपने अधिकार होते हैं वो, कुछ बार बेस्ड लॉयर्स वगैरह सब लोग होते हैं, पावर्टी राइट्स होते हैं, असॉर्टेड लॉयर बेस्ड अपने ग्रुप्स होते हैं अलग अलग। फिर मीडिया, जो अपने देखो मीडिया ग्रुप होते हैं। फिर कुछ कुछ इंडिविजुअल भी होते हैं जो काफी ज्यादा दमदार होते हैं, कोर्ट के सामने जिनकी स्टैंडिंग ज्यादा होती है, अच्छी होती है, वो लोग जाते हैं। अच्छा, अब उपेंद्र बख्शी जी कहते हैं साथ में, लेकिन 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 कुछ कुछ जुडिशियल एक्टिविज्म से कुछ कुछ दिक्कत है। क्या? द फैक्ट्स एंटेल इन्वोकेशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ फियर्स। ये जो भी इन्वोकेशन है, इन्वोक मतलब करना होता है किसी का आह्वान करना। कोई ऐसे फियर हमें आ रहा है, लग रहा है, ये फियर हो सकता है कब? जब एक नर्वस रैशनैलिटी लोगों के मन में आ जाती है कि पता नहीं भाई जुडिशरी के बीच में क्या हो जाए। कॉन्शियंशियस जजेस हैं वहां बैठे हैं, वो जस्टिस लोग बैठे हुए हैं वहां पे, लेकिन इनके मन में अगर कोई डाउट हुआ तो, अगर इन्होंने कुछ गलत डिसीजन दे दिया तो, इन्होंने धोखे में ज्यादा बात कह दी तो, कोई कुछ भी हो सकता है। अब आइडियोलॉजिकल फियर एक होता है, क्या पता जज की अपनी कोई आइडियोलॉजी हो। आर द यूसर्पिंग पावर ऑफ लेजिस्लेचर, आर द एग्जीक्यूटिव या कोई और सरकार का अंग इज बीइंग अंडरमाइंड। तो ये प्रॉब्लम अगर हो गई तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एपिस्टेमिक फियर एक और होता है। डू दे हैव एनफ नॉलेज इन इकोनॉमिक पॉलिसीज? ये जो इकोनॉमिक मैटर्स होते हैं, अब जैसे मनमोहन सिंह जी थे तो इनके पास था इकोनॉमिक नॉलेज। ये कोई बनाएंगे अगर इकोनॉमिक पॉलिसी, लोग मानेंगे कि भाई मनमोहन सिंह जी ने बोला है, वो सही ही बोलेंगे। वो इकोनॉमी में ही ज्ञाता थे, वो मतलब ही इज गॉड ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद साइंटिफिक मैटर्स में
क्या उनकी इतनी नॉलेज है जैसे हमारे होमी जहांगीर बाबा थे, विक्रम साराभाई थे, इन लोगों के द्वारा, हरगोविंद खुराना जी हमारे बायोटेक्नोलॉजी, तो ऐसे ऐसे लोगों की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी एक्सपर्टीज है, डू द जजेस हैव दैट? अगर जजेस के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है तो, और बना रहे कानून, फिर क्या होगा? ऐसे केस में कैप्टन ऑफ काउंसिल ऑफ अपना साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये जो लोग हैं, इनको अपनी फील्ड की नॉलेज है। हाउ डू यू डील दिस? मैनेजमेंट फियर्स, आर दे डूइंग जस्टिस बाय एडिंग दिस काइंड ऑफ लिटिगेशन वर्कलोड? क्या करने के लिए कानून लेके आ रहे हैं और ज्यादा एक्स्ट्रा? लेजिट फियर भी होते हैं कुछ कुछ। ये क्या फियर है? आर दे नॉट कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ देयर सिंबॉलिक एंड इंस्ट्रूमेंटल अथॉरिटी बाय पासिंग क्या ऑर्डर्स इन पीआईएल लिटिगेशन? जबकि वो काम किसका है? विच द एग्जीक्यूटिव मे बाईपास और इग्नोर। वुड नॉट द पीपल्स फेथ इन इन जुडिशरी, जो कि डेमोक्रेटिक रिकोर्स होना चाहिए, देखो अपना कम तो नहीं हो जाएगा? एक ये मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हमने जोड़ दिया है जुडिशियल एक्टिविज्म में। ऐसे केस में डेमोक्रेसी को तो हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया है, पर आगे फ्यूचर में पोटेंशियल क्या हो सकता है इसका पीआईएल की वजह से? आगे सोच के देखो। बायोग्राफिक फियर्स ये भी है। व्हाट वुड बी माय प्लेस इन नेशनल अफेयर्स आफ्टर सुपर एनुएशन इफ आई ओवरडू दिस काइंड ऑफ लिटिगेशन? क्या हो जाएगा अगर मैं और ज्यादा आगे और काम कर दूं ऐसे लिटिगेशन कर करके? तो ऐसे केस में मैं फैसले देते जाऊं, या मैं कोर्ट में के जाते जाए, हाउ विल माय फ्यूचर लुक? वो कैसा होगा? तो ये सारे के सारे फियर थे। अब इसके बाद एक्टिविज्म लेकिन हुआ है, अच्छा हुआ है और कायदे का हुआ है। तो ओजी ओपी केस, फिर इसके बाद विशाखा केस, मनेका गांधी केस, फिर इसके बाद हमारा नालसा केस। ये क्या था नालसा केस? जिसमें हमने उस थर्ड जेंडर के लिए बात करी जो समाज जिनको दुत्कारता रहता है, समाज जिनको हिस्सा नहीं बनने देता अपना। उस नालसा केस में हमने बोला कि वेयर इज द रिकोर्स फॉर थर्ड जेंडर? हाउ डू यू, कहा क्या हो रहा है ये? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कहा ठीक है। नाउ जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जहां पे जजेस कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, ये हमारा काम हम कर देते पर हमारा काम है नहीं। एक्टिविज्म में यहां पे देखो, ये तो हमारा पार्ट हो गया। अब रिस्ट्रेंट जो है उसका उल्टा पार्ट है। ये भी जुडिशियल फिलोसफी, ये भी यूएस से आई है। हमने कहा बढ़िया फिलोसफी है, जरूर ये देखो जारी रहनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट खुद ही कहती है, खुद को अपने आप से ही ये बोलती है कि भैया हमारे हिस्से का नहीं है ये काम। दोज हु सब्सक्राइब टू जुडिशियल रिस्ट्रेंट वो बोलते हैं रोल ऑफ जजेस शुड बी स्क्रूपुलसली लिमिटेड। बोला जाए इतना ही काम करना है, न्याय देना है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, बस उस पर आंसर दे दो आप, ये काम है आपका। द जॉब इज मियरली टू से व्हाट द लॉ इज, और लॉ मेकिंग, कानून बनाने का काम उनको छोड़ दो जिनको आता है काम। ठीक है, व्हेन इट प्रॉपरली बिलोंग्स विद लेजिस्लेटर्स एंड एग्जीक्यूटिव, अंडर नो सर्कमस्टांसेस जजेस शुड बी अलाउड टू देयर एक्सप्रेस देयर पॉलिटिकल व्यूज। ये आपको नहीं दिखाने, पॉलिसी एजेंडा नहीं बताने आपको जुडिशियल ओपिनियन के तहत आपको अपना ये नहीं बताना है कि आपको पॉलिसी अच्छी लगती है बुरी लगती है। नाउ ये व्यू होल्ड करता है कि ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द ऑथर, जो हमारे संविधान के जो ऑथर्स थे उन्होंने सोची थी यही बात। उन्होंने कहा था जुडिशियल रिस्ट्रेंट, हम इंडिपेंडेंस जुडिशरी इसलिए बना रहे हैं ताकि जुडिशरी अपने हिसाब से काम करे, वो इंटरवीन ना करे उनके काम में जो ये लोग करते आए हैं। ठीक है, अमेंडमेंट्स इस जो भी है, जो भी अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट समय समय पे होते आए हैं, संविधान चेंज होता आया है। अब वही अमेंडमेंट ही तो आज गाइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को, कि जैसा जैसा अमेंडमेंट हो गया संविधान आज जो है, सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करती है कि हाँ अच्छा संविधान अब ऐसा है ना, ठीक है हम इसी को देखेंगे। अब यूएस में क्या है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिक्स असम्पशन। क्या है? कोर्ट इज बेसिकली अनडेमोक्रेटिक। मतलब कि कोर्ट में क्या होते हैं, कोर्ट में चुन के लोग नहीं आए हैं, कोर्ट में जो लोग हैं पॉपुलर विल से नहीं है। वो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है कि भैया कि भैया जज जो बैठे ऊपर वो देखो वो भाई जनता को पसंद है कि नहीं है। अब क्वेश्चनेबल ओरिजिन्स ऑफ ग्रेट पावर जुडिशियल रिव्यू, ये खुद जब जुडिशियल रिव्यू जब ये पावर अपने आप से जजेस ने पैदा करी है, देन जुडिशियल भाई देखो रिस्ट्रेंट भी तो होना चाहिए, क्योंकि संविधान में जब जुडिशियल रिव्यू नहीं है तो एक्टिविज्म कैसे हो सकता था, ओवररीच कैसे हो सकती थी? नाउ सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर है इसीलिए व्हाई शुड यू डू एक्टिविज्म, मत ही करो। फिर हमने कहा कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, ये अगर आप फेडरलिज्म की बात कर रहे हो जहां पे हम नेशन में और स्टेट्स में हम अपने पावर डिवाइड कर रखी है हमने, यहां पे कोर्ट के बीच में आ रही है। ये सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब, फेडरलिज्म का मतलब यही है कि हमारे दो तरह की सरकार है, सेंटर और स्टेट। देन वेयर डज ये हमारी जुडिशरी तीसरी एंगल से आ रही है, बीच में घुस रही है, नहीं जरूरत थी आपकी, रहते अपने घर अपने काम करते। नाउ नॉन आइडियोलॉजिकल बट प्रैग्मेटिक assumption, क्या ये है? सिंस द कोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन कांग्रेस, यूएस में ऑन कांग्रेस फॉर इट्स jurisdiction एंड रिसोर्सेज एंड डिपेंडेंट ऑन पब्लिक एक्सेप्टेंस फॉर इट्स इफेक्टिवनेस, ऐसे केस में इट शुड नॉट ओवरस्टेप इट्स बाउंड्रीज, वरना वो दोनों से हाथ धो बैठेंगे। कोर्ट, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर डिपेंडेंस होती है कोर्ट की, कोर्ट ये कहती है सुप्रीम कोर्ट यूएस की कि साहब कांग्रेस हमें बताएगी हमारा जुरिडिक्शन कितना बड़ा है। कांग्रेस यानी वहां की जो पार्लियामेंट है वो अगर वो तय कर रही है कि उनके जुरिडिक्शन कितना है, उनकी फीस वगैरह सैलरी वगैरह जो भी जजेस की जो होती है वो क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कितना बड़ा सुप्रीम कोर्ट, कितना ऑफिस, कितना खर्चा, सारी चीजें उसमें, तो ये कोर्ट, ये कौन तय कर रही है? कांग्रेस, वहां की पार्लियामेंट। और वहां की जनता है
अगर जनता नहीं माने सुप्रीम कोर्ट को तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट क्या काम कर लेगी? तो सुप्रीम कोर्ट को दोनों को खुश रखते हुए इट ऑट नॉट ओवरस्टेप इट्स बाउंड्रीज विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द रिस्क, कि क्या बाद में हो सकते हैं रिस्क बाद में। अरिस्टोक्रेटिक नेशन हो जाएगा, मतलब कि बीइंग अ कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप इनहेरिटर हैं और आप कस्टोडियन हैं ऑफ द एंग्लो अमेरिकन अपना जो भी कानून होता है लीगल ट्रेडिशन, इट ऑट नॉट गो टू फार टू द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, कि आपको पॉलिटिक्स में नहीं जाना है। आपको लॉ बीइंग द पोजेशन, ये भैया देखो, लॉ बीइंग द प्रोसेस ऑफ रीजन एंड क्या है, जजमेंट एंड पॉलिसीज बीइंग कंसर्न्ड ओनली विद पावर इन्फ्लुएंस। आपको बस खाली लॉ जो है, लॉ प्रोसेस अलग है। आप जजमेंट देके आप ये दिखा रहे हो कि आपने जजमेंट में अगर आपने कुछ अपना कानून ज्यादा बढ़ा दिया, ज्यादा अपना अपना देखो उसमें और ज्यादा ज्ञान दे दिया, तो मतलब आपने क्या किया, आपने इन्फ्लुएंस किया है सरकार की पॉलिसी को। दैट इज अनफेयर, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, हमने कहा वेरी गुड, ये तो जरूरी थी, बात तो सही है हमारे यहाँ। हमने कहा हमारे यहाँ क्या है इसका इलाज? तो हमने कहा जब हमारे यहाँ केस चल रहा था, रेलवे वाला केस था, डिवीजन मैनेजर अरावली गोल्ड वर्सेस अपना चंदर हास एंड अनदर, तो इनका अपना केस चल रहा था। ठीक है भैया, पुराना केस था 2007 का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम जितने सारे छोटे कोर्ट इस देश में काम कर रहे हो, यू फॉलो दिस, बहुत हो गया तुम लोग का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोर्ट्स नॉट टू टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, सेइंग क्या, देयर इज अ ब्रॉड सेपरेशन ऑफ पावर, हम दोनों तीनों अंगों के बीच में है, हम दोनों तीनों अंग एक दूसरे के बीच में नहीं आते हैं, एंड वी शुड नॉट एनकरेज ऑन अदर्स डोमेन, हम दूसरे के उसमें नहीं पड़ते हैं पल्ले में। नाउ इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ पे कंसर्न बेंच ने बोला सुप्रीम कोर्ट की कि इन द नेम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म जजेस क्या करते हैं, दे समटाइम्स क्रॉस देयर लिमिट्स, बट जज कैन नॉट क्रॉस देयर लिमिट्स एंड ही ट्राई टू टेक ओवर फंक्शंस ऑफ क्या, जो किसी और के हैं, जो इनके हैं अपने अपने। तुम क्यों जा रहे हो उनके हिस्से में, तुम क्यों जा रहे हो उनके घर में खेलने, अपने घर में खेलो। बेंच ने बोला जजेस मस्ट नो कि उनकी लिमिट्स है एंड नॉट ट्राई टू रन द गवर्नमेंट, नहीं तुम ये नहीं करोगे। दे मस्ट हैव मॉडेस्टी, दे मस्ट हैव ह्यूमिलिटी, कि हमारा काम नहीं है, हमारा काम सजेशन देना है, हमारा काम खाली रिकमेंडेड, भाई देखो एडवाइजरी अपने देखो 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 हम कैपेसिटी में देते हैं, हम शहनशाह नहीं है, एम्परर नहीं है। एम्परर कौन है? एम्परर ठीक है। नाउ इसके बाद स्पिरिट ऑफ लॉज एक बुक है मॉन्टेस्क्यू की। तो मॉन्टेस्क्यू की बुक क्या कहती है? मॉन्टेस्क्यू कहती है कि सबसे बड़ी बात है कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट मेंटेनिंग सेपरेशन ऑफ पावर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मॉन्टेस्क्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेस्क्यू ने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि दोज हु मेक द लॉ विल नॉट इंप्लीमेंट द लॉ एंड दोज हु इंप्लीमेंट द लॉ विल नॉट पनिश दोज हु ब्रेक द लॉ। समझ में आई बात? जो कानून बना रहा है वो कानून का पालन नहीं करवाएगा, और जो कानून का पालन करवा रहा है वो कानून की सजा, वो सजा नहीं देगा जो कानून तोड़ रहे होंगे उनको। आई बात समझ में? ये मॉन्टेस्क्यू ने कहा था, जो सबसे एप्रोप्रिएट है। राइटली क्रिटिसाइज होते हैं कई बार कि ओवरली ज्यादा हो गई है, मालिक इतना नहीं करना था, माय लॉर्ड क्यों कर दी, क्या कह दिया है, देखो देखो थू हो रही है, और रील में देखो लोग क्या कह रहे हैं आपको, देखो ये सब कह रहे हैं वो सब कह रहे हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है मस्ट नॉट बिकम जुडिशियल एडवर्टिज्म, एडवेंचरिज्म, कि लो जज साहब जो है एडवेंचर पे निकले हैं, कर दिया चेंज, पॉलिसी सरकार ने बनाई, खड़े हैं, सरकार देख रही है कि पूरे हमने कानून बनाया, हत्या कर दी कानून की, और अपने आप से बना लिया। कोर्ट मस्ट नॉट एम्बैरस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड रियलाइज क्या, कि दैट दे हैव एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और कोर्ट के पास नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन की वो जो एक्सपर्टीज होती है। कोर्ट के पास एक्सपर्टीज है ओनली और ओनली जस्टिस की। दैट्स व्हाट यू डू, नॉट एडमिनिस्ट्रेशन। यू विल नॉट रन द गवर्नमेंट, ये अपना काम थोड़ी है, ठीक है। नॉट डूइंग देयर जॉब, कई बार एलिगेशन होता है, कैन बी मेड अगेंस्ट द जुडिशरी टू, क्योंकि आप औरों को बोल रहे हो, पार्लियामेंट को, इनको, कि तुम अपना काम नहीं कर रहे हो तो हम काम कर रहे हैं। जज साहब से कोई बोल देता हो, तुम्हारी जुडिशरी में कितने केस चल रहे हैं, तो पीपल टू करेक्ट द डिफेक्ट्स बाय एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइजी इन द नेक्स्ट इलेक्शन, लोग कर लेंगे अपने आप से। अगर जो नॉट डूइंग देयर जॉब वाला जो एलिगेशन है, सेम एलिगेशन कैन बी मेड अगेंस्ट द जुडिशरी ऑल्सो, कि तुम भी अपना काम कौन सा कर रहे थे, जो 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, कहां से आए हैं? अपने आप से आए हैं? नहीं, क्योंकि आप काम नहीं कर पाए, पेंडिंग बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए हो गए इतने केस। नाउ जुडिशियल रिस्ट्रेंट जो है इज कंसिस्टेंट विद एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द बैलेंस ऑफ पावर, मतलब कि हम किसी के आपस में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, कोई अपने अंगों के जो सारे अंग हैं वो अपने सेपरेट सेपरेट काम कर रहे हैं, तीनों अंग इंडिपेंडेंट हैं, और इनमें कोई वो देखो एंक्रोचमेंट नहीं हो रहा है। अब इसको हम कैसे कैसे करते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट को? जुडिशियल रिस्ट्रेंट नॉट ओनली रिकॉग्नाइजेस द इक्वालिटी ऑफ द अदर टू ब्रांचेस, बट वो ये भी कहता है कि भैया इट ऑल्सो फॉस्टर्स की इक्वालिटी बाय मिनिमाइजिंग इंटर ब्रांच इंटरफेरेंस बाय जुडिशरी। हम ना पार्लियामेंट के हिस्से में काम करने जा रहे हैं, ना एग्जीक्यूटिव काम करने के हिस्से में जा रहे हैं, हम तीनों, आप और हम तीनों बराबर हैं, ठीक है। अब जुडिशियल रिस्ट्रेंट टेंड्स टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जब तक ये इंडिपेंडेंस रहेंगे तभी तक बाकी भी इंडिपेंडेंस रहेंगे, वरना फिर बाकी लोग इनके में घुसेंगे कि अरे जज फिर बाकी लोग कहते हैं कोलेजियम में कैसा चल रहा है, देखो ये हो रहा है, देखो वो अच्छा लगेगा सुनने में। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे से करो काम।
अपने से अपने आप को रोको। अब चलो, जो जुडिशरी जब एक्टिविज्म करने निकलती है, कैसे करती है? वो करने निकलती है PIL के द्वारा। ठीक है, करते हैं इसको खत्म अभी। अब इसको देखो क्या हुआ, ये सब क्या है। तो आप देखो, जब समझ में नहीं आया कुछ भी, कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये लोग हैं कई सारे, छोटे 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 बहुत सारे पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन परेशान है, कोई दुखी है कोई बात से। ऐसे में ये पॉपुलेशन जो है, ये थोड़ी सी पुअर है, ये थोड़ी गरीब है, थोड़ी अनअवेयर है, मतलब इग्नोरेंट है, कुछ भी कह लो। सो इग्नोरेंट है, गरीब है, या सोशली या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है, तो ये कहेंगे हम कहाँ कोर्ट वोट चक्कर लगाए भैया, हमें ना जाना, अच्छा हो रहा चलने दो। इनमें से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला रुको मैं जाऊंगा, रुक जाओ तुम्हारे लिए मैं जाऊंगा, आई विल गो टू कोर्ट ऑन योर बिहाफ। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा तू कौन है भाई, तेरे को क्या लेना देना, इन्हें प्रॉब्लम है ना, इन्हें आने दे। लेकिन ये लोग आ नहीं पा रहे हैं। ऐसे केस में ओनली दैट पर्सन हुज राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड, सुप्रीम कोर्ट कहती है, अलोन कैन मूव द कोर्ट फॉर द रेमेडीज। ये बात हुई थी शुरुआत की, लेकिन बाद में हमने कहा लोकस स्टैंडी ये जो हो रहा है ना, ये लोकस स्टैंडी बहुत नैरो है, बहुत कम है यार, ऐसा तो ये लोग कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, ये लोग कैसे काम करेंगे फिर। तो हमने कहा इसका इलाज क्या है फिर? इसका इलाज है भैया अपना एक ही रास्ता है इसका, PIL, जनहित याचिका। तो एक केस हुआ 93 में, जो केस था जनता दल वर्सेस SS चौधरी। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित के लिए, जनरल इंटरेस्ट के लिए, इन विच द पब्लिक या कोई क्लास ऑफ कम्युनिटी या कोई कास्ट या कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैव सम इंटरेस्ट बाय विच देयर लीगल राइट्स एंड लायबिलिटीज आर अफेक्टेड। ऐसे केस में एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक, जनता का कोई भी व्यक्ति, एनी मेंबर ऑफ पब्लिक, यानी हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट, उसको बस इंटरेस्ट है उसमें, कोई लॉयर होगा, कोई ग्रुप होगा, कैन अप्रोच द कोर्ट, आप आ सकते हो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स, क्या चीज के, अदर पर्संस, एंड रिड्रेस कर दो अपने अपने जो भी आपको ग्रीवांसेस हैं। ये PIL को हम और क्या क्या तरीके से बोलते हैं? हम बोलते हैं सोशल एक्शन लिटिगेशन, हम बोलते हैं सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, हम बोलते हैं क्लास एक्शन लिटिगेशन, ये नाम है। ठीक है, इसीलिए PIL को हमने कहा तुम तो बहुत बढ़िया चीज हो यार, तुम तो काम करते रहो अपना। अब PIL भी US का एक और आया, ये भी उत्पत्ति वहां की है। तो 1960 में इनके यहां वहां शुरू हुआ बवाल, ब्लैक पावर मूवमेंट, ब्लैक मूवमेंट। अब US में इट वाज डिजाइन टू प्रोवाइड लीगल रिप्रेजेंटेशन टू प्रीवियसली अनरिप्रेजेंटेड ग्रुप्स एंड इंटरेस्ट। ऐसे केस में वहां पे कई सारे ग्रुप होते थे जो कि लोग परेशान थे, कहते थे यार हमारी कुछ सुनने को नहीं है। अब ऑर्डिनरीली क्या होता था लीगल सर्विस के लिए, क्या जब भी कोई आदमी, कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है लीगल, किसी अपने किसी कचहरी में जा रहा है, वकील से मिलने जा रहा है, तो ऑर्डिनरी व्यक्ति तो घूम जाएगा बेचारा, वो कहेगा ले मेरे तो कुछ सुनने वाला है नहीं। ऐसे केस में हम, अगर कोई लीगल सर्विस अगर फेल हो रही है लोगों को अपना अपना काम, देखो देखो ये देखो उनका न्याय दिलवाने के लिए, ऐसे केस में अगर मैटर बड़ा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, सच ग्रुप्स और इंटरेस्ट, क्या क्या, पुअर, एनवायरमेंटलिस्ट, कंज्यूमर्स, इस तरह के सारे रेशियल एथनिक माइनॉरिटी, सब लोग आ जाते हैं, कहते हैं तुम मत लड़ो, हम लड़ेंगे तुम्हारे लिए, तुमसे नहीं हो पा रहा ना लड़ाई, हम करेंगे लड़ाई, हम इसी काम के लिए हैं। हमारे इंडिया में कैसी कैसी, तो हमारे एक केस हुआ था अब्दुल दाई केस। अब्दुल दाई केस में जस्टिस हमारे कृष्णा अय्यर जी ने बोला कि PIL हैज अ वेरी ह्यूज इंपॉर्टेंस रोल टू प्ले। क्यों? क्योंकि लीगल सिस्टम में इंटरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल को ध्यान में रखा जाता है, ऑपरेस लोगों को ध्यान में रखा जाता है। PIL जो है वाज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रेडिशनल लिटिगेशन, बट रादर टू सप्लीमेंट इट, टू कॉम्प्लीमेंट इट। अब हुसैन आरा खातून जी, तो ये जो केस है ये तो धमाकेदार केस है। हुसैन आरा खातून ये क्या था, तो कपिला मैम, कपिला हिंगुरानी मैम, ठीक है। अब ये मैं अब देखो, अब इन मैम ने क्या किया, इन मैम ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पढ़ा, इन्होंने कहा अभी भी जेल में हमारे कोई जो हमारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनका भी केस चल रहा है, वो जेल में भरे पड़े हैं, 40,000 अंडर ट्रायल जेल में हैं, बिहार की जेल में। तो इस केस का नाम पड़ा हुसैन आरा खातून केस। अब क्या हुआ, कपिला हिंगुरानी मैम को बोलते हैं द मदर ऑफ लिटिगेशन, द मदर ऑफ PIL। तो इनके तो इन मतलब क्वीन ऑफ PIL है। मैम ने केस लड़ा, और मैम ने इस तुम मैम ने भैया फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके गई केस को, और केस को लेके गए। केस को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PN भगवती जी की बेंच ने बोला बहुत बढ़िया, ये केस इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने अलाउ किया टू परस्यू द केस इन विच शी हैड नो लोकस स्टैंडी, उनका अपना कोई लेना नहीं था केस से, लेकिन उन्होंने कहा PIL ये बहुत सही रास्ता है। कपिला हिंगुरानी मैम को कहते हैं मदर ऑफ PIL, क्वीन ऑफ PIL। तो मैम ने सब कुछ अपना रेडी करवा दिया आगे आने वाले समय के लिए, लॉयर्स के लिए, कि अगर राइट टू स्पीडी जस्टिस, अगर हमारे पास है अधिकार, एक फंडामेंटल राइट, तो दैट मींस PIL इसका पार्ट होना चाहिए, एंड दैट राइट हैज बीन डिनाइड टू दीज प्रिजनर्स। कैसे करोगे सॉल्व? 40,000 लोग हैं ये। फिर SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में जस्टिस PN भागवती जी, तो अगेन उन्होंने बोला कि भैया PIL तो अब नया समय आ चुका है, 1981 हो गया अब, तो ये डिसीजन ने बोला था एनी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पब्लिक, समाज का, जनता का कोई भी व्यक्ति, सोशल एक्शन ग्रुप कोई भी आ सकता है, कैन इन्वोक द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स आर्टिकल 226 या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32, एंड कैन सीक रेमेडीज फॉर वायलेशन ऑफ कोई भी लीगल, जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हुई, लीगल राइट कोई उनका हनन हुआ, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनका हनन हुआ, फॉर क्या करने के लिए, फॉर दोज हु आर अनेबल टू, आगे आने के लिए,
जो आगे नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक या अदर डिसेबिलिटी, जो लोग नहीं लड़ पा रहे हैं, देन यू हैव टू फाइट फॉर देम। पीआईएल ने हमारे देखो कितने कितने तरीके से हमारे काम किया है। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े केस आए हैं पीआईएल में, बैनिंग ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, फिर ओपनिंग अप ऑफ सबरीमाला वर्डिक्ट। इस केस का नाम क्या है? इंडिया यंग लॉयर्स, पूरा नाम बताओ जरा इसका, इंडिया यंग लॉयर्स एसोसिएशन, आगे बताओ केस का नाम पूरा, सबरीमाला वर्डिक्ट। फिर लीगलाइजिंग द कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल केस, इस केस का नाम बताओ जरा, एन से शुरू होता है ना, एन से शुरू होता है केस। फिर इसके बाद लीगलाइजिंग पैसिव यूथनेशिया। तो इसके अलावा कई सारे केस और भी रहे, देखो केस तो बहुत सारे रहे हैं। पर्पस लेकिन पीआईएल वही पर्पस है, क्या कि रूल ऑफ लॉ का भैया विंडिकेशन नहीं हो। विंडिकेशन समझते हो क्या होता है? कि भैया क्योंकि रूल ऑफ लॉ हमारे यहाँ है, तो उसकी हिफाजत करने के लिए, उसको सलामत रखने के लिए, उसको वैलिडेट रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए, फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर ये हो जाएगा तो सक्सेसफुल है। इसके लिए क्या चाहिए? पीआईएल चाहिए, बस ये गेम है हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पीआईएल के फीचर्स क्या क्या होते हैं? कई दुनिया भर के तरह के फीचर्स होते हैं। टू ब्रिंग जस्टिस विद इन द रीच ऑफ पुअर मासेस, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो लोग समाज के लो विजिबिलिटी एरिया में रहते हैं, पीआईएल उनके लिए एक रास्ता है। एक ऑर्डिनरी लिटिगेशन, एक उससे अलग होता है पीआईएल। ऑर्डिनरी ट्रेडिशनल लिटिगेशन अलग होता है, लेकिन पीआईएल एक स्पेशल फॉर्म है। पीआईएल इज एसेंशियली ऑफ एन एडवर्सरी कैरेक्टर, जहां पे डिस्प्यूट होता है बिटवीन टू पार्टीज। तो नॉर्मली तो आपको जाना पड़ेगा अपने ऑर्डिनरी, अपने लिटिगेशन के माध्यम से केस करोगे अपने किसी भी अपने देखो अपने जो भी रिश्तेदार पे, किसी और पे, तो वो एक ऑर्डिनरी अपना प्रोसेस है। नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एनफोर्सिंग क्या, राइट ऑफ वन इंडिविजुअल अगेंस्ट अनदर, वन वर्सेस वन के लिए नहीं है ये, एज हैपेंस इन नॉर्मल केसेस में, बट इट इज इंटेंडेड टू प्रमोट एंड विंडिकेट पब्लिक इंटरेस्ट। हम इसको बचा के रख रहे हैं बड़े लेवल पे, जनरल इंटरेस्ट में। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर हो रहे होंगे लीगल राइट्स का ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर पुअर, इग्नोरेंट या सोशली बैकवर्ड, किसी भी हाल में शुड नॉट गो अननोटिस एंड अनएड्रेस्ड, उसको हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। एसेंशियली अ कोऑपरेटिव एफर्ट है ये, किस पे? पेटिशनर के, देखो पेटिशनर के पार्ट पे, स्टेट के पार्ट पे, पब्लिक अथॉरिटी के पार्ट पे एंड कोर्ट के पार्ट पे, कि सब लोग क्या करें, मिलके सिक्योर करें ऑब्जर्वेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लीगल राइट्स का, इनका हनन नहीं हो। जो भी संविधान ने दिए हैं लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर भी जो वल्नरेबल हैं, जो आज भी बेचारे देखो मार्जिनलाइज्ड हैं, परेशान हैं और कुपोषित हैं, अपने देखो परेशान हैं, जिंदगी से हार रहे हैं, जूझ रहे हैं, ऐसे केस में लिटिगेशन जो है क्या करने के लिए, जो लोग दुखी हैं, टू रिड्रेस पब्लिक इंजरी, कहीं भी कुछ भी समाज के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोई एनफोर्सिंग पब्लिक ड्यूटी, कोई सोशल कलेक्टिव या डिफ्यूज राइट्स, अगर लोगों को परेशान, अगर मिल नहीं पा रहे हैं, साफ पानी नहीं मिल पा रहा है, या कोई भी इंटरेस्ट ऐसा है जो पब्लिक इंटरेस्ट में है, देन इट विल बी टेकन अप। नाउ रोल हेल्ड बाय कोर्ट इज मोर असर्टिव देन इन ट्रेडिशनल जो भी एक्शंस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीआईएल में जब देखो जब भी कोई फैसला देते हैं, वो फैसला कैसा होता है? इट अज्यूम्स अ मोर पॉजिटिव एटीट्यूड। क्यों? क्योंकि समाज के बहुत बड़े हिस्से के लिए फैसला दे रहे होते हैं। अब पीआईएल कोर्ट एंजॉय करती है डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे? अननोन टू द ट्रायल ऑफ ट्रेडिशनल जो भी रास्ते होते हैं, जो भी ट्रेडिशनल प्राइवेट केसेस जो चलते रहते हैं अपने, उससे डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, पहली बात। दूसरी चीज, वट एवर द प्रोसीजर एडॉप्टेड बाय द कोर्ट, इट मस्ट बी इट इट मस्ट बी प्रोसीजर नोन टू जुडिशियल टेनेट्स। मतलब ऐसा नहीं हो कि एकदम जज साहब ही बोलते हैं ये कैसे कर दूं मैं इसको सॉल्व, मैं कुछ नया ही सोच लूं क्या एकदम ही नया डिफरेंट। तो कुछ ऐसा हो जो जुडिशली जो जुडिशली कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर दिया गया हो, कोई प्रोसेस, कोई तरीका। देयर इज नो डिटर्मिनेशन या ऑन एडजुडिकेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। पीआईएल में इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात नहीं करते हैं अनलेस कोई बहुत बड़ा मैटर रिलेटेड हो उससे। अब क्या क्या इश्यूज होते हैं? देखो भाई, मिसयूज ऑफ पीआईएल फॉर पर्सनल या पॉलिटिकल गेन। जज साहब होते हैं, वकील साहब होते हैं, सबको लगता है पीआईएल डाल दूंगा, हीरो बन जाऊंगा, जॉली भी बन जाएगी मूवी। इसके बाद डिलेज इन लीगल सिस्टम, फिर लैक ऑफ इंप्लीमेंटेशन, फिर ओवर बर्डनिंग ऑफ जुडिशरी। अपने ही लिए जुडिशरी इतना बड़ा एक हथियार बना लिया, अपने ऊपर इनके ऊपर बहुत सारे केस पड़ गए। नाउ स्कोप ऑफ पीआईएल, कब कब लगती है पीआईएल? तो 1998 में कोर्ट ने बोला था कि पीआईएल को डालने के लिए कुछ ध्यान रखना, कुछ बातें हम इन्हीं केसेस को पीआईएल के द्वारा सुनेंगे। क्या? बंधुआ मजदूरी केस, जो बच्चों को नेगलेक्ट कर दिया गया है। इसके बाद अगर कोई पेमेंट नहीं हुआ है मिनिमम वेज का, मतलब कि जितनी मिनिमम वेज होती है, कितनी यार दिहाड़ी तनख्वाह जो होती है, अगर वो वर्कर्स को नहीं पेमेंट हो रही होगी या लेबर लॉज का वायलेशन हो रहा होगा, ऐसे केस में हम सुनेंगे। पेटिशंस फ्रॉम जेल्स, क्योंकि जेल में क्या हो रहा है, जेल में कभी कभी होता है, अब जेल में अंडर ट्रायल कह दिए, बेचारे से पैसे लिए जा रहे हैं, बेचारे से अपने उसको परेशान किया जा रहा है। तो ऐसे केस में अगर वो हरास हो रहा है, प्री मैच्योर रिलीज उसकी अगर देखनी सोचनी हो, एंड सीकिंग रिलीज आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड 14 साल, बेचारा 14 साल जेल में ही है, जेल में डेथ हो गई, ट्रांसफर हो गया, रिलीज करना है, कुछ भी करना है, स्पीडी ट्रायल, ऐसे काम करने के लिए पीआईएल आ सकती है। ठीक है। पेटिशंस अगेंस्ट पुलिस, क्या करने के लिए? फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ केस, फॉर हरासमेंट बाय पुलिस,
फॉर डेथ इन पुलिस कस्टडी, ऐसे केस में पिटिशन अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑन विमेन, महिलाओं के खिलाफ अगर कुछ भी अपराध होता है तो देन पीआईएल के माध्यम से ले आओ उसको, केस को सुनेंगे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, और भी केस है। ये क्या केस है? पिटिशंस कंप्लेनिंग ऑफ हरासमेंट या टॉर्चर ऑफ विलेजर्स बाय को विलेजर्स। गांव में देखो प्रधान जी के 4 लठे तो ना जाके तुम्हारे घर जो तोड़ दिया जाके, या जो पुलिस ने जाके एक्शन कुछ ऐसा ले लिया या एक्शन नहीं लिया फ्रॉम पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, अगर इनके साथ बदतमीजी हो गई तो। नाउ पिटिशंस पर्टेनिंग टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल बैलेंस का मैं कोई भी डिस्टर्बेंस, ड्रग्स, फूड एडल्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ हेरिटेज, जो भी कोई अगर देखो हमारा कोई धरोहर है ये अपनी विरासत की, फॉरेस्ट है हमारे, वाइल्ड लाइफ है हमारे, इन मैटर्स को हम सुनेंगे कैसे? पीआईएल के माध्यम से। रायट विक्टिम्स, जो लोग रायट दंगों में जो लोग अपने परेशान हो जाते हैं, फैमिली पेंशन, इन केसेस में क्या आती है? पीआईएल आ सकती है, इन केसेस में नहीं आएगी, विल नॉट बी एंटरटेन। कौन से? हमारे तुम्हारे वाले मैटर, जो मकान मालिक और हमारे किराएदार वाले मैटर होते हैं, ये पेंशन एंड ग्रेचुइटी, जो भी सर्विस मैटर्स जो भी होते हैं वो यहाँ नहीं आते हैं, वो जाते हैं कहाँ? अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाते हैं। नाउ इसके बाद कंप्लेन अगेंस्ट सेंट्रल स्टेट सरकार, डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज, एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू नंबर 1 to 10 जो हमने पीछे देखे थे। अगर उसमें से कोई मैटर है तो आ जाएगा, लेकिन सेंट्रल स्टेट सरकार के डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कोई ऐसी और कंप्लेन अगर आ रही है तो पीएल के माध्यम से नहीं आएगी वो। अगर उन पिछले इन 10 में से कुछ और थी तो ले लेंगे हम। नाउ एडमिशन टू मेडिकल या अदर एजुकेशन अपने इंस्टीट्यूट्स, ऐसे के लिए पीआईएल नहीं आती है। पेटिशन फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ अ केस पेंडिंग बिफोर कोई भी हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसके लिए पीआईएल नहीं आएगी। अच्छा ओके, नाउ पीआईएल के देखो लाने के लिए कुछ सिद्धांत होते हैं। 32-226, बस कोर्ट को ये मिला हुआ है, यू आर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू प्रोटेक्ट एफआरस, आपको फंडामेंटल राइट किसी की हिफाजत रखनी है। पीआईएल सुनना, आप कैन एंटरटेन अ पिटिशन फाइल्ड बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन इन द वेलफेयर ऑफ कोई भी लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर वो डिसएडवांटेज अगर जो पोजीशन है वो खराब हुई है उन लोगों की। नाउ रिलैक्सिंग प्रोसीजरल लॉज, मतलब कि ऐसे केस में व्हेन द इशू ऑफ कोई भी बड़ा देखो जनहित का मामला है, कोई बड़ा मैटर आ गया है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल विज़-अ-वी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, यहां पे ऐसे केस में कोर्ट ट्रीट अ लेटर और टेलीग्राम एज पीआईएल। कोर्ट के पास अगर चिट्ठी भी आ गई, कोर्ट कह देगी आ गई रिपोर्ट आ गई, हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, सुनो बेटा केस को। अब सुनते हैं। इनजस्टिस इज मेटेड आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, अगर बहुत ही ज्यादा लोगों के साथ बुराई हो गई है, गलत हो गया है, आर्टिकल 14 आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे केस में इंजस्टिस हुई है, ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा, या इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, अगर इनका कोई वायलेशन हो रहा होगा तो भी सुनेंगे। कॉमन रूल ऑफ लोकस स्टैंडी इज रिलैक्स्ड, ये है पीआईएल का प्रिंसिपल। बहुत ज्यादा इसमें लोकस स्टैंडी की बात नहीं होती। तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें सच में कोई दिक्कत हुई है? नहीं मुझे दिक्कत नहीं हुई है, मेरे दोस्तों को हुई है, पर लेकिन तुम्हारे दोस्त बहुत सारे हैं। मैंने कहा हाँ बहुत सारे हैं, तो ठीक है भैया। व्हेन द कोर्ट इज प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड कि वायलेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हुआ है ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप कैटेगरी, इट मे नॉट अलाउ द स्टेट या गवर्नमेंट फ्रॉम रेजिंग द क्वेश्चन एज टू द मेंटेनेंस ऑफ दैट पीआईएल। मतलब कई बार जब केस जाता है ऐसे केस में सरकार कहती है कि ये जो पीआईएल है ये मेंटेन नहीं हो सकती है, ये पीआईएल ही गलत है, पीआईएल होनी नहीं चाहिए। ऐसे केस में कोर्ट बोलती है हमें दिख रहा है सामने सामने गलत हुआ लोगों के साथ, यू डोंट टेल अस कि पीआईएल गलत है कि नहीं है, तुम चुप हो जाओ, गलत है सही है वो हम डिसाइड करेंगे, यू जस्ट आंसर द पीआईएल का जो भी नोटिस दिया हुआ है, यू हैव टू आंसर इट। ठीक है भैया। नाउ प्रोसीजरल लॉज जो भी होते हैं दे अप्लाई ऑन पीआईएल केसेस, क्वेश्चन एज टू वेदर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो भी रेस जुडिकाटा या प्रिंसिपल्स एनालोगस, जो भी रेस जुडिकाटा क्या होता है? रेस जुडिकाटा होता है सीक्स टू प्रमोट द फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड ऑनेस्टी एंड टू प्रिवेंट द लॉ फ्रॉम अब्यूज। रेस जुडिकाटा में समझ में आता है क्या होता है ये? इसका मतलब होता है कि अब हो गया सेटल्ड प्रिंसिपल हो गया ना, अब थोड़ी इस पे ज्यादा बात होगी, सेटल्ड प्रिंसिपल। ठीक है। नाउ रेस जुडिकाटा, एक बार अगर कोर्ट ने उसको अगर बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, ये अब एक सेटल पोजीशन ऑफ लॉ है, ऐसे केस में पीआईएल अगर आती है किसी ऐसे मिलते जुलते केस के लिए, तो प्रोसीजरल लॉ पीआईएल में तो आते हैं। अब अगर वो रेस जुडिकाटा, अगर वो ऑलरेडी केस ऐसा सेटल हो गया है, देयर टू वुड अप्लाई डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पिटिशन एंड ऑल्सो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अगर एक बार में हमने उस कोई देखो अगर कोर्ट ने कोई चीज को सेट कर दिया कि हाँ साहब पानी पीने का सबको मिलना चाहिए, ये बात हो गई, सेट हो गई, ठीक है। इसके बाद पानी कैसा होना चाहिए, पानी के लिए क्या होना चाहिए, अगर उसमें कोई नए फैक्ट आ जाए, कोई अगर नए एविडेंस आ जाए, कुछ हो जाए, तो पीआईएल हो सकता है अगर एक बार सेट हो गई दोबारा उसको ना लें। लेकिन अगर कुछ एकदम नया उसमें फैक्ट है, ऐसा ही है कि ये तो सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो कोर्ट सुनेगी, फिर तो उनको सुननी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी। ठीक है। नाउ सॉरी, नाउ डिस्प्यूट बिटवीन टू वॉरिंग ग्रुप्स प्योरली इन द रेलम ऑफ प्राइवेट लॉ वुड नॉट बी अलाउड टू बी एजिटेटेड एज पीआईएल। ऐसे केस में तुम्हारी पर्सनल लड़ाई जाके लड़ो कोर्ट में अपने आप से। इन एन एप्रोप्रिएट केस ऑल्दो क्या होता है, पिटिशनर माइट हैव मूव्ड द कोर्ट, लेकिन
इन अ प्राइवेट इंटरेस्ट, यहां पे ऐसे केस में कोर्ट इन फर्दरेंस ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट मे ट्रीट इट नेसेसरी, कि हो सकता है इसमें जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है, लोगों का सबका इसमें हिला हुआ है, ऐसे केस में सब जो भी केस चल रहा है उससे इंजस्टिस हो जाएगी बहुत ज्यादा लोगों की, तो सुन लेते हैं केस, ठीक है। कोर्ट इन स्पेशल सिचुएशन मे अपॉइंट क्या, एक कमीशन या अदर बॉडीज, ताकि स्टडी करो फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या एलिगेशन जो भी लगे हुए हैं और हमें फाइंडिंग बता के दो क्या हुआ है। कोर्ट में ऑल्सो डायरेक्ट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन टेकन ओवर बाय सच कमीशन। अच्छा, ठीक है। इसके बाद कोर्ट मे नॉट ऑर्डिनरीली ट्रांसग्रेस इनटू पॉलिसी मेकिंग, इट शैल ऑल्सो टेक अटमोस्ट केयर, क्या करने के लिए, नॉट टू ट्रांसग्रेस इट्स ज्यूरिसडिक्शन, जो इनका काम है ये वही करेंगे, ये उसमें छिड़खानी नहीं करेंगे, जो पॉलिसी मेकिंग है वो सरकार का काम है, और जो राइट्स ऑफ पीपल है बस ये उसको हटने से रोकेंगे, उसका हाना होने से रोकेंगे। कोर्ट वुड ऑर्डिनरीली नॉट स्टेप आउट ऑफ द नोन एरियाज ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। हाई कोर्ट क्या करेगी, ऑल दो मे पास एन ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, क्यों, क्योंकि इसके पास 142 के तहत काफी ज्यादा पावर आ जाती है। हमारे पास ऑर्डरली हाई कोर्ट शुड नॉट एंटरटेन अ रिट पिटीशन बाय वे ऑफ पीआईएल, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात आ गई, वैलिडिटी ऑफ स्टैट्यूट की बात आ गई, तो भैया सुने, देखते हैं क्या करते हैं, क्या पीआईएल एक रिट है कि नहीं। रिट होती है एक रिटन कमांड जो कि जुडिशरी के द्वारा दी जाती है, कोर्ट के द्वारा दी जाती है, ठीक है। नाउ पीआई इट कैन बी एनफोर्स एन एक्शन, ये कोई काम कराने के लिए या कोई काम को रोकने के लिए रिट आती है, ठीक है। अब हेयर पिटिशनर इज टिपिकली क्या, या तो इंडिविजुअल होगा या ग्रुप ऑफ पीपल होगा जिनके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए होंगे। पीआईएल जो होती है, पीआईएल एक माध्यम होता है वो चीज के लिए। पीआईएल इज अ फॉर्म ऑफ रिट विद वन स्पेसिफिकेशन, क्या, इज रिलेटेड टू जनरल पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक वेलबींग इंस्टेड ऑफ अ पर्टिकुलर लिटिगेंट, वो किसी एक के लिए नहीं होती है। रिट इज फॉर जनरली इंडिविजुअल भी या ग्रुप ऑफ पीपल भी, लेकिन पीआईएल इज ओनली फॉर ग्रुप ऑफ पीपल जनरली, बहुत ज्यादा जनरली, ठीक है। अब हेयर जनरली पिटिशनर्स इज नॉट डायरेक्टली इफेक्टेड ऑल्सो, यहां पर रिट के लिए कोई व्यक्ति को तुरंत जाना पड़ता है कि साहब मेरे साथ वही बदमाशी, मुझे वही परेशानी, इसको सॉल्व कराओ। अब एडमिटिंग पीआईएल के लिए क्या गाइडलाइंस है, तो पीआईएल शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम, अपना देखो पब्लिसिटी के लिए या पॉलिटिक्स के लिए या अपना कोई अपना प्राइवेट इंटरेस्ट जो भी लोगों के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट इज नॉट अ पिल या पेनाशिया, कोई दवाई नहीं है ये, इट वॉज एसेंशियली मेंट टू प्रोटेक्ट बेसिक राइट्स ऑफ द वीक, उन लोगों के लिए है। हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीजिंग इंस्टेंस ऑफ अब्यूज ऑफ पीआईएल, हमने दिया अच्छा रास्ता, तुम लोगों ने सबने उसके धज्जे उड़ा दिए हैं, यानी कि देयर इज अ नीड टू री एम्फसाइज द पैरामीटर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, पीआईएल कैन बी रिजॉर्टेड, एक आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, और पीआईएल को एंटरटेन भी कोर्ट करे तो सोच समझ के ही करे कि इसके परिणाम ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोर्ट को देखो भाई, ध्यान में रखना पड़ेगा अपना, जेन्युइन एंड बोनाफाइड पीआईएल, पीआईएल का इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। कोई भी एक्सट्रानियस देखो 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 कोई अपना कोई और बहुत ऐसी कंडीशन हो गई, एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, तब सुनना समझना उसको। इंस्टेड ऑफ एवरी इंडिविजुअल जज devising his own procedure for अपना डीलिंग विद पीआईएल, इट वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर ईच हाई कोर्ट टू प्रॉपरली फॉर्मुलेट करो अपने अपने स्टेट के लिए कि पीआईएल जेन्युइन कैसे मानी जाएगी। कोर्ट शुड प्राइमा फेसी वेरीफाई, क्या करे, क्रेडेंशियल ऑफ द पिटिशनर, जिसने पीआईएल डाली हुई है, देख लो एक बार वो व्यक्ति कौन है, क्या चाहता है, क्या इसका यही तरीका रहता है क्या। इसके बाद कोर्ट शैल बी प्राइमा फेसी सेटिस्फाइड रिगार्डिंग क्या, करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट, कि पिटिशन में कंटेंट जो है गलत तो नहीं है। कोर्ट शुड बी फुली सेटिस्फाइड कि सब्सटेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है इससे। इसके बाद लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, ग्रेविटी, अर्जेंसी दिखनी चाहिए उस पिटिशन में, तब जाके वो स्वीकार हो। कोर्ट शुड ऑल्सो इंश्योर कि नो पर्सनल गेन या कोई प्राइवेट मोटिव या कोई और तरीके का फायदा इससे पीआईएल से नहीं मिल रहा हो लोगों को। नाउ कोर्ट को ध्यान रखना पड़ेगा कि पिटिशन फाइल्ड बाय बिजी बॉडीज फॉर एक्सट्रेनियस एंड अल्टीरियर मोटिव्स मस्ट बी डिस्करेज्ड बाय इंपोजिंग क्या, एग्जेम्पलरी कॉस्ट या एडॉप्टिंग सिमिलर नोवेल मेथड्स, इनके ऊपर फाइन लगाओ कि इतनी ज्यादा तुमने पीआईएल को तुमने इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है, लोग अपने परेशान हो गए तुम लोगों से, मत किया करो ये सबको, ठीक है। ये था चैप्टर जिसमें हमने पढ़ा जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस। आई बात समझ में, इजी था चैप्टर, मजा आया पढ़ने में, बस ये होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा, जुडिशियल रिव्यू पढ़ा, एक्टिविज्म पढ़ा, पीआईएल पढ़ा, और ओवररीच और रिस्ट्रेंट भी जान लिया, ठीक है। करें चैप्टर क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।